This is civic poetry, like written by warrior poets. तो हमारा प्रियम्बल यार ज्यादा ब्यूटीफुली वर्डेड है. आई एम सॉरी टू से मेरा बायस है. यूएस का प्रियम्बल मुझे थोड़ा डल लगता है. The preamble of the Indian Constitution is based on the objective resolution. जो शायद कुछ लोगों को पता होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने in the very first session of the Constituent Assembly इंट्रोड्यूस की थी and finally adopted by the Constituent Assembly. अंबानी जी और एक जो रास्ते में जो स्ट्रीट के ऊपर बेगर भीख मांगता है, वो क्या इक्वल है? इन द आईज ऑफ लॉ इक्वल है. गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट क्लास. ठीक है, अच्छा बच्चे, आई होप यू बीन गिवन सम नोट्स विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल टॉपिक्स लाइक द preamble and the salient features of the constitution, this being a foundation batch. अपने अपने do we have the notes? Please answer the question. Yes, that's wonderful. You have all the notes. ठीक है बेटा. But बेटा आप क्या करें? शुरू करने से पहले यहाँ पे तो टॉपिक preamble का लिखा हुआ है, but I'll have to start with another topic. And obviously for that particular topic, I hope you should you're carrying your notebooks. थोड़ा notebooks में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा. देखो, preamble is a part of the constitution. But हम जब शुरुआत करते हैं, and I'm beginning my lecture now. ठीक है, now pay attention. ठीक है, अभी कमेंट स्टॉप कर रहा हूँ मैं आपके. ओके, उसके बाद आई टेक योर कमेंट्स एज टू वेदर यू हैव फॉलोड व्हाट आई एम टीचिंग. ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊंगा आपको मैं, एंड सो दैट एवरीबॉडी हैज अ फीलिंग दैट ही हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड. सबको समझ आना चाहिए. ठीक है, चलो बेटा. अच्छा, अब बेटा कमेंट स्टॉप कर दो. यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट प्रीएम्बल. किस चीज का पार्ट है यार? द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. यू नो, इट्स ऑब्वियस दैट व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द लर्निंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले तो यही पता कर लें यार कि कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है. ठीक है. Achha, you know, this is a question which I used to ask. I used to love teaching people when they were, you know, in offline classes. You know, all your bright young faces in front of me. But kya kare yaar, I have to move with the times now. It's not something which I enjoy very much teaching online because, well, I can't see any of you. Okay, जब आपके bright young faces होते हैं, well, it's another that pleasure of teaching is something very different, right? चलो, anyway, we have to move with the times. ठीक है. अच्छा बच्चे, अब constitution होती क्या है? मुझे याद है मेरी offline classes के अंदर जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा था, तो उसने कहा था सर इट्स अ सेट ऑफ लॉज. आई एग्री, इस सेट ऑफ लॉज ही तो है, और क्या है. बट देन बेटा, लॉज आर नॉट ओनली फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल टू यू, इज द आरटीआई एक्ट व्हिच गिव्स यू राइट टू इंफॉर्मेशन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट व्हिच क्रिएट्स द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नो. द नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट, is it a part of the constitution? No. Is the BNS, which is the replacement of the IPC, part of the constitution? No, it's not. Okay. ये किसने बनाए हैं? These acts have been made either by the union parliament or by, आपके पास state legislature भी होता है आपका. ठीक है. But who creates the union parliament? Who creates the state legislature? The constitution. एंड देन द यूनियन पार्लियामेंट, जब भी यूनियन पार्लियामेंट को क्रिएट किया गया है लॉ बनाने के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर को क्रिएट किया गया है, स्टेट असेंबलीज को, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं उसके, ठीक है, उनको लॉ बनाने के लिए क्रिएट किया गया है. किसने क्रिएट किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है. एंड व्हेन दे आर मेकिंग लॉज, दे कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई नॉट? बिकॉज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ. फंडामेंटल लॉ अकॉर्डिंग टू व्हिच a nation state is governed. कुछ भी लिख लो यार, nation state लिख लो. Nation state can also be called a politically organized society. Okay? अभी आपको धीरे धीरे सब समझाना शुरू हो जाएगा. This is the most fundamental law of the land, according to which a nation state is governed. अच्छा, you know, can you imagine? They asked once a question in the prelims कि नेशन स्टेट की क्वालिटीज क्या होती है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच अलाउ अ पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टेरिटरी इन द वर्ल्ड टू बी कॉल्ड अ नेशन. ओके. अच्छा बच्चे, अब ये जो है ना, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड अकॉर्डिंग टू व्हिच अ नेशन स्टेट इज गवर्न्ड. या नेशन स्टेट नहीं लिखना तो ये लिख लो, अकॉर्डिंग टू व्हिच अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी इज गवर्न्ड. मेक्स नो डिफरेंस, इज द सेम थिंग ओनली. ठीक है. बट व्हाट्स अ नेशन स्टेट? You know this thing that there is a question has already been asked in the prelims on this. What's a nation state? ठीक है, अब इसको लिखिए, क्या होती है नेशन स्टेट? देखो बेटा, नेशन स्टेट के चार बेसिक फीचर्स होते हैं. नंबर वन, इट शुड हैव अ परमानेंट पॉपुलेशन. ऑब्वियसली परमानेंट पॉपुलेशन है हमारी. ठीक है. नंबर टू, इट शुड हैव अ वेल डिफाइंड टेरिटरी. ठीक है. नंबर थ्री, इट शुड हैव एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट. लिखते जाओ, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट. एंड नंबर फोर, it should be free from external control.
मतलब it should not be a colony of any other country like we were till up to 1947. 47 तक हम भी तो कॉलोनी थे ब्रिटिश राज की, ठीक है. It is free from external control. That means it is independent of any kind of external interference. ठीक है. So these are the four principal characteristics that allow a particular territory of the world to qualify as, well, a nation state. हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो चार आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, they were laid down in a convention. एक कन्वेंशन हुई थी called the Montevideo Convention. Montevideo is it's a capital of Uruguay. ये यूरुग्वे का कैपिटल है, and this happened in 1933. तो इसके अंदर ये जो चार नॉर्म्स है ना आपकी नेशन स्टेट की, ये ले डाउन की गई थी. And on this, understand one thing. Go look at your previous years PYQs. A question has already been asked. What are the basic characteristics of a nation state? I hope this particular point is clear. Now coming back to the Constitution. A Constitution is the fundamental law according to which a nation state that displays these characteristics, which were laid down by the Montevideo Convention. Montevideo, capital of Uruguay, और वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी 1933 के अंदर, ठीक है. दैट वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स. तो वहां पे ये चार जो प्रिंसिपल्स हैं ये ले डाउन किए गए थे फॉर any country, any particular territory of the world to be recognized as an independent nation state. Are you okay? Now coming back to what is the Constitution. Constitution is the most fundamental law according to which any nation state is governed. ठीक है? Okay. अब ध्यान से. Be careful over here. One definition is clear. What is the Constitution? Fine. Now I'm going to stretch this word a little further. Constitution you know now. Fundamental law according to which a nation is governed. A nation state जिससे गवर्न होता है उसका मोस्ट बेसिक लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन. आई एम यूजिंग द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हियर एंड आई एम यूजिंग द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हियर. दोनों में फर्क है? आर दे डिफरेंट? आई डोंट नो. बट इफ आई आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस कि भैया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यू विल से सर ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेल यस, आंसर गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है. कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स ऑब्वियसली जितने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, राइट फ्रॉम द प्रीएम्बल राइट टू द लास्ट शेड्यूल, जो 12वां शेड्यूल है हमारा, वहां तक वो सारा संविधान का पार्ट है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नेचुरली कंसिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स. एवरीथिंग दैट इज कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. बट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज अ वाइडर टर्म. इट ऑल्सो इंक्लूड्स सब्सिक्वेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी तो होती हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं. और फिर बेटा जुडिशरी जो हमारी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए बने हैं ना. ये तो एक बेसिक सी चीज है. आगे आपको डिटेल्स उसके बाद में समझाएंगे जुडिशियल रिव्यू की, राइट. सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस also become a part of judicial interpretation of the provisions of the constitution also become a part of constitutional law. ठीक है. So constitution ठीक है, articles and the provisions of the constitution, but constitutional law is obviously a much wider term which includes, well, everything in the constitution, amendments which are made subsequently, जो बाद में होती है amendments, और जो जुडिशरी की इंटरप्रिटेशन होती है. जुडिशरी ने कितने आर्टिकल्स को रीइंटरप्रेट किया हुआ है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रीइंटरप्रेट किया हुआ है आर्टिकल्स को. ठीक है. अब एक ना चौथा आइटम है, मैंने क्या क्या डाल दिए, 3 आइटम डाल दिए यहाँ पे. इसको लेके ना जो जूरिस्ट होते हैं ना, जूरिस्ट मतलब एक्सपर्ट्स इन लॉ, उनको जूरिस्ट कहते हैं, राइट. वो कहते हैं इवन कन्वेंशन, हालांकि इस पर डिस्प्यूट है, conventions should also be regarded as a constitutional conventions should also be regarded as a part of constitutional law. हालांकि इस पे एक डिस्प्यूट रहता है. कन्वेंशन होती क्या है बेटा? कन्वेंशन इज अ कस्टम, कस्टमरी वे ऑफ डूइंग थिंग्स. कोई आपकी कोई ऐसी प्रथा है जो आप उसको फॉलो करते हो, लेकिन वो कोडिफाइड नहीं. अच्छा, नया वर्ड आ गया, कोडिफाइड. कोडिफाइड का मतलब क्या हुआ? वो लॉ में लिखी नहीं गई. When I say na, in future, in all my classes, when I'll be using the expression codification, codification means जिस चीज को लॉ के रूप में लिख दिया गया, ठीक है, कोडिफाई नहीं हुई है, but those conventions are followed almost as if they are codified laws. अब कन्वेंशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है बेटा, अभी मैं सेलिएंट फीचर्स पे आऊंगा तब बताऊंगा कि व्हाट आर कन्वेंशंस, इंडिया में कौन सी कन्वेंशंस हैं, बट यहां पे आपको एग्जांपल देके बात समझा दूंगा. ठीक है. अगेन अंडरस्टैंड दिस. Conventions are not codified in law. ना संविधान के अंदर कोडिफाइड है ना लॉ के अंदर. अगर कोडिफाई हो जाएंगी then they become a law. तो लॉ ही बन गया फिर. तो जब लिख दिया लॉ के फॉर्म में, then it's a law, not a convention. Convention is the customary way of doing things which we have been doing for possibly centuries,
and we believe that this is the best way to do things. And well, we will always follow this convention almost as if it was a law. ठीक है, but point is this ना बेटा, अगर कन्वेंशन की वायलेशन होती है उस पर फिर कोर्ट में एक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स नॉट अ लॉ. आफ्टर ऑल द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज व्हाट, टू अप्लाई द लॉज ओनली. ठीक है, बट बेटा एक बात समझाओ मुझे, एक बात, यू नो, दिस समथिंग व्हिच आई वांट टू आस्क. वी आर फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आपको पता है. अब जैसे आपके बिहार असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, whichever party gets the majority, the leader of that party is invited, will be invited to form the government. By who? By the governor of the state. Whichever party gets the majority in the Lok Sabha, the president invites the leader of that party to form the government. Okay? Where is it mentioned in the constitution that the president or the governor have to invite the leader of the large leader of the majority party in the house to form the government? Can't mention it. Name the article. It's not mentioned anywhere. And one more. If tomorrow a party which is in power loses majority in the house, central government in the Lok Sabha, state government in the legislative assembly, right? So then the leader has to resign and he has to step down. Where is even this mentioned in the constitution? It's not. Beta, if these conventions which are a part of the British parliamentary practice and democracy are not followed, तो बेटा हमारी जो सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है कोलैप्स ही कर जाएगा. अब गवर्नर किसको इनवाइट करेंगे? मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को नहीं इनवाइट करेंगे तो क्या मिनॉरिटी पार्टी के लीडर को इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए? उनका तो कोई बिल ही नहीं पास हो पाएगा. प्रेसिडेंट किसको इनवाइट करेंगे? मेजॉरिटी पार्टी के मिनॉरिटी पार्टी? मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को इनवाइट करेंगे. बट ये लिखा कहाँ है? कहीं नहीं लिखा हुआ. This is a part of constitutional conventions which we have taken from, because we are following the British Westminster system of democracy. So, conventions which are followed in the British system, we follow them here also. So the same logic I'm applying over here, dear. अगर बिहार की असेंबली के इलेक्शन के बाद जो भी लीडर है मेजॉरिटी पार्टी का उसको इनवाइट करना टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इट्स नॉट कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ कन्वेंशन. ये होगा ही बेटा. इसके बिना तो बेटा फिर भाई अगर जो पार्टी मेजॉरिटी ले गई उसको, उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो किसको बनाओगे? यू गॉट द आइडिया ना? एंड सिमिलरली इफ द पार्टी इन पावर लूजेस मेजॉरिटी, एक होता है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, मैंने कम टू द चैप्टर ऑफ पार्लियामेंट. द लीडर इज एक्सपेक्टेड टू स्टेप डाउन यार, रिजाइन. ये भी कहां लिखा हुआ है? इट्स नॉट मेंशन एनीवेयर. ठीक है. सो द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर, आई होप, एंड आई होप द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज आल्सो क्लियर. Constitutional law consists of articles of the constitution, all the provisions, amendments, judicial interpretations, and हालांकि कुछ लोग कहते हैं क्योंकि यार ये लिखी नहीं ना हुई, क्यों बोलते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट? बट वो कहते हैं यार ये फॉलो तो होती है ना, जैसे लॉ ही है, लॉ की तरह ही फॉलो होती है, राइट? तो फिर हम तो मानते हैं. देयर इज अ बिट ऑफ अ डिस्प्यूट. ये बात ध्यान रखना कि some jurists consider them to be a part of constitutional law, while others they don't. ठीक है? Are we clear? हाँ जी, अभी तक मेरे साथ हो सारे? All of you are with me? हाँ जी. नेशन स्टेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई जिसपे क्वेश्चन आ चुका है? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्राउड. सबको समझ आ गया? ओके, परफेक्ट, ऑलराइट. बस बंद कर दो यार. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा बेटा, अब कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया हमें क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस of a constitution, especially for a democratic country like India or any democratic constitution? What's the significance of it? क्या देती है हमें समझना? पहली बात तो यही है ना, it gives us the, ये लिख लो, structure of our government, या इसको के बाद स्टेट क्या देते हैं, structure of our state. बेटा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट तो ट्रॉयका होता है ना, ट्रॉयका, तीन चीजें, ट्रॉयका, legislature, executive, judiciary. Legislature makes the laws, executive implements it, judiciary interprets them, reviews the actions of both the legislature and the executive to ensure that they are constitutional and legal. ठीक है? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है हमारा कहां से आता है? The first aspect of significance of the constitution is it provides you with the basic structure of our government. हमारी पॉलिटी का जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहीं से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से. नंबर 2, the constitution also lays down principles that govern the relationship between
these, doesn't it? For example, a very simple, easy example of the relationship is that, well, if the legislature makes a law that violates the constitution, using its power of judicial review, judiciary can, if makes a law, which parliament, legislature makes a law that violates the constitution, the judiciary has the power to strike it down. Strike it down as unconstitutional. या केवल इसको क्या कहते हैं हम? The appropriate term is Latin expression, ultra vires the constitution. Ultra vires का मतलब it is violating the constitution. अच्छा, if it is not violating, well, the expression is intra vires the constitution. ठीक है? Violating, ultra vires the constitution. Not violating, intra vires the constitution. ठीक है? This is an example of a relationship only. ठीक है? For example, the Council of Ministers, जो कि executive का part है, is accountable to the legislature, in particular the Lok Sabha. Okay, if they lose majority in the Lok Sabha, the government falls. What are these? These are all principles governing the relationship between the basic elements of the basic structure of our government. So first, the constitution gives us the structure of our government. ये आ गया structure. दूसरा, the principles governing the relationship between what? तीनों के बीच में. बेटा एक और चीज भी तो देती है. ये दोनों लिख लिया आपने? चलो तीसरे पे आओ. थर्ड पे. Principles that will govern the relationship between state institutions, वही legislature, judiciary, executive सारी, और जो बाकी सारी institutions भी हैं, institutions, and us, the people. Doesn't it also give us the principles governing the relationship and the norms as would be operationalized in the interaction and relations between the state institutions and the people. एक एग्जांपल देता हूं आपको. फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर देखो आप, वहां पे क्या लिखा हुआ है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, वहां पे लिखा हुआ है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल. वहां लिखा हुआ है स्टेट विल नॉट डिनाई टू एनीवन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, आगे आपको समझ आ जाएंगी ये सारी चीजें. ठीक है? व्हाट आर दीज? एंड देन इफ यू कम टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या लिखा हुआ है? द स्टेट हैज टू प्रोवाइड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू पीपल, प्रोवाइड राइट टू शेल्टर. जो होता है ना, जो नॉर्मली कहते हैं सोशलिज्म वाले प्रिंसिपल्स, अभी आगे बात करेंगे सोशलिज्म की. राइट टू शेल्टर एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर रिटन ओवर. I mean, what the state is asked to do with respect to citizens and asked not to do मतलब do not deny to anyone right to equality. Do not discriminate between anyone on grounds of class, caste, religion, gender, etc. What are these? These are norms that govern the relationship between the state institutions and the people. Okay? ठीक हो गया? ठीक है? First three things are clear to all of us. क्या करता है संविधान? स्ट्रक्चर देता है पहला. दूसरा, उस स्ट्रक्चर के बीच में जो प्रिंसिपल्स होंगे दैट गवर्न द रिलेशनशिप of these key components of the structure, वो क्या होंगे? And then of course the principles governing the relationship between the state institutions and the people. ठीक है? अब धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं. ठीक है? I'll draw you into more interesting concepts slowly and gradually. ठीक है? थोड़ा कंफर्टेबल रहो. तीन चीजें हो गई. Can I say as a fourth point that the constitution reflects, showcases, manifests, कोई भी वर्ड यूज कर लो, दिखाता है क्या? Our aspirations and our ideals. जो सबसे ज्यादा कहां पे लिखे हुए हैं? वैसे तो प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज जस्ट एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ द प्रियम्बल. एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ? उसी प्रियम्बल के अंदर जो चीजें लिखी हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन शोकेसेस आर एस्पिरेशंस एंड आइडियल्स. एक नर्सिंग बात बताऊं, it does not just showcase our aspirations and ideals, it also showcases our conflicts. This is a unique thing about the Indian constitution in particular. It showcases our conflicts. अब बेटा पहला आर्टिकल पढ़ लो, बेयर एक्ट लेके आए हो. ठीक है? एक काम करो, बेयर एक्ट को खोलो आर्टिकल 1 पे. आर्टिकल 1 पे खोलो, पहला आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओपन इट ओवर देयर. मिल गया? एवरीबॉडीज गॉट इट? बेटा खोलना. यू हैव द बेयर एक्ट प्लीज. Slow. Khushbu, okay, fine. I'll go slow. Don't worry. ठीक है? I know, you're beginners, Yashri. Don't worry, we'll go slow. Okay, slow.
ठीक है, और मुझे फिर पता है क्या प्रॉब्लम होती है, फिर मेरे पे कमेंट करते हो सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, कोई कहता है स्लो, फिर कोई कहता है सर फास्ट पढ़ाओ, राइट? ओके, अच्छा बेयर एक्ट है आपके पास बेटा? बेयर एक्ट मैंने आपको कहा था लेके आना था, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। बेयर एक्ट के अंदर जो आर्टिकल 1 में पता है क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दो नाम, ये कॉन्फ्लिक्ट था बेटा, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि हमारे देश का नाम क्या होगा। कोई कहता है हिंदुस्तान रख लो, ठीक है, भारतवर्ष रख लो, कोई कहता है इंडिया रखो, कोई कहता है भारत रखो। अब कॉन्फ्लिक्ट था तो फाइनली ऐसे सेटल हुआ या दो नाम रख लेते हैं, इंडिया दैट इज भारत, दोनों ही है हमारे संविधान। एंड वी आर नॉट द ओनली कंट्री व्हिच हैज टू नेम्स। जापान का एक और नाम है, क्या कहते हैं जापान को? निप्पॉन, ठीक है। भूटान, भूटान का क्या नाम है? ड्रक्यूल। ड्रक्यूल का मतलब क्या होता है? द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, उनका भी दूसरा नाम है। और बेटा जर्मनी का भी तो एक और नाम है, ठीक है। हाँ, आपने वो सुना होगा ना, जर्मनी का एक बैंक है डॉयचे बैंक, डॉयचे बैंक है ना, डॉयचे, ठीक है। जैसे जर्मनी को डॉयचे लैंड भी कहते हैं, मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूं इसकी, ठीक है। डी ई, जस्ट अ मोमेंट, यू टी एस एस सी एच ई एल ए एन डी, डॉयचे लैंड। प्रोनाउंसिएशन इज डॉयचे लैंड, ये ड्यूट लैंड नंबर कर देना इसको, ठीक है। डॉयचे, ये डी एंड, ठीक है, डॉयचे लैंड। वी आर नॉट द ओनली कंट्री व्हिच हैज। एक और इशू खड़ा हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, बट शुडंट हिंदी बी द नेशनल लैंग्वेज? अरे सदन, जो सदन रिप्रेजेंटेटिव्स थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, दे वर वेरी वेरी अपोज्ड टू इट। दे सेड हिंदी स्पीकर्स तो भैया नॉर्थ इंडिया में ही है, साउथ में तो नहीं है, ठीक है। यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदी लैंग्वेज एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अराउंड 44 to 45% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन दे स्पीक ईदर हिंदी, या फिर वो जो हिंदी की जो और डेरिवेटिव्स हैं जो बिहार में, यूपी में, एक्सेट्रा में जो बोली जाती हैं, डिफरेंट रीजन में जो बोली जाती हैं, तो अराउंड 44-45% पीपल दे स्पीक दैट। तो शुड बी द नेशनल लैंग्वेज। सदन जो रिप्रेजेंटेटिव जो साउथ इंडिया से थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, दे वर अपोज्ड टू इट, वो तो बिल्कुल नहीं माने। तो फिर आर्टिकल 343 के अंदर, अभी मत देखना, आप देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैंने क्या लिखा कि हिंदी विल नॉट बी द नेशनल लैंग्वेज, इट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, बस। पर उसमें यह भी लिख दिया गया, इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अंग्रेजी भी यूज होगी साथ, ठीक है। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन अंग्रेजी भी साथ में यूज होगी। चलो छोड़ दो इस बात, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। डू वी हैव प्रोविजंस? नहीं बेटा, दूसरे कंट्रीज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, लिखना लिख लो यार। जापान को निपॉन कहते हैं, ड्रक्यूल, ये आप जब यू फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हो ना, जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशंस, वहां पे ये कई बार बोला जाता है, ठीक है। तो द लैंड ऑफ निपॉन, ठीक है, डॉयचे लैंड, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, दैट मींस ड्रक्यूल। भूटान का दूसरा नाम है वो, ठीक है। सो लिखना लिख लो बेटा, ठीक है, ये अच्छी चीज है। बुक कवर बेटा, कौन सी बुक का कवर? आई मीन दिस इज द बुक कवर आई शोड टू यू द अदर डे आल्सो। पता नहीं अब कौन से कलर में आ रहा है, उसकी जो लेटेस्ट हर साल नई एडिशन आती है, अब शायद कलर चेंज हो गया हो। द बुक इज बेसिकली द बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पीएम बख्शी। आई वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड, आपके पास 2 दिन थे इस बुक को खरीदने के लिए। चलो, व्हाट डिड आई से? Our constitution also showcases our conflicts, not just our aspirations and ideals. सबसे आसान एग्जाम्पल दूं? अच्छा, are there provisions in our constitution for protection of vulnerable sections like SCs, STs, OBCs, women, etc.? है ना? ठीक है। Are there provisions in the constitution to special provisions to protect the minorities, both linguistic minorities and regional and religious minorities? है ना? क्यों है? Because we appreciate the fact, we understand the fact that in our country there is a caste conflict, that in our country there is a communal conflict. And why are these conflicts there? Because we have caste biases. किसी के कम है, किसी का ज्यादा है. We often have communal biases. ठीक है? They are, men in particular are often patriarchal in nature. The Constitution recognizes these conflicts. That is why there are special provisions. How does it, and why do these conflicts arise? Because of the biases, prejudices, the negative attitudes that we carry to a lesser or greater extent, कम या ज्यादा, हमारे अपने biases हैं, अपने prejudices हैं, अपनी हमारी likes और dislikes हैं,
जो आपकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल क्लासिफिकेशन में बेस्ड हैं, जेंडर बेस्ड आपकी की डिस्क्रिमिनेशन होती है, कम्युनल आपके टेंशन रहती हैं, कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। ये क्यों है? बिकॉज दीज आर द बायसेस एंड दीज आर द थिंग्स वी कैरी इन आवर हार्ट। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, तभी तो कहते हैं बेटा द कॉन्स्टिट्यूशन एट वंस का मतलब होता है साइमल्टेनियसली recognizes and creates an Indian identity and tells the world what it means to be an Indian. समझ आई बात ये? ठीक है, tells the world what it means to be an Indian. यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट्स हैं, अब क्या करें भाई, हैं कन्फ्लिक्ट्स। तो अगर स्पेशल प्रोविजंस हैं मिनॉरिटीज के लिए, स्पेशल प्रोविजन एससी एसटी ओबीसी वुमेन के लिए हैं, तो क्यों है? क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट्स हैं। और वो कन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? They exist because of our own mindsets to a lesser or greater degree. ये biases और prejudices, whether they are male domination oriented biases, patriarchal attitudes, communal attitudes, caste attitudes, सारे हम में तो हैं। तो ऐसा नहीं लगता जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें आईना दिखा रहा है, इट इज प्लेसिंग अ मिरर इन फ्रंट ऑफ अस। देखो, दिस इज यू and there is conflict because of the biases you carry in your hearts. संविधान आईना दिखा रहा है हमें, ठीक है। और फिर तभी तो प्रोविजन डाली गई है आपकी। सो अपार्ट फ्रॉम, लेट्स होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ, अपार्ट फ्रॉम जस्ट कैरिंग द एस्पिरेशंस एंड आइडियल्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो शोकेसेस आवर कॉन्फ्लिक्ट्स। कितने एग्जांपल तो दे दिए मैंने आपको यार कॉन्फ्लिक्ट्स का। पहला आर्टिकल, यार पहले आर्टिकल का पहला क्लॉज ही कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दी, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स एटसेट्रा। व्हाई आर दे देयर? बिकॉज ऑफ दीस कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाई आर दीस कॉन्फ्लिक्ट्स देयर? संविधान आईना दिखा रहा है, ये आप ही के कारण है, आप ही के बायसेस के कारण है। इट रिकॉग्नाइजेस एन इंडियन आइडेंटिटी, रिफ्लेक्ट्स इट एंड टेल्स द वर्ल्ड व्हाट इट मींस टू बी एन इंडियन, राइट। चले आगे, समझ आ गया होगा यार, आसान सी बात बोली, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अच्छा बच्चे, अब चौथा पॉइंट हो गया, पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब भी कोई कंट्री जो विच इज अंडर कॉलोनियल रूल या कोई मोनार्की के अंदर होता है कई बार, या जब कॉलोनियल रूल से बाहर आता है, जैसे नेपाल मोनार्की से बाहर आया, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट द कंट्रीज पीपल डू? दे यूजुअली फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमने किया, नेपाल ने भी किया मोनार्की के बाद, 2005 उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया, 10 साल लगा दिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, हमने तो 3 साल में बना ली थी अपनी, ठीक है। What they say is, as a country comes out of a monarchy, dictatorship, autocracy, or it comes out of colonial rule, etc., the first thing it does is to frame a constitution. What they say is, what a birth certificate is to a child, a constitution is to the न्यू नेशन। एक तरह का बर्थ सर्टिफिकेट ही हमारा भैया, और बर्थ सर्टिफिकेट दैट वेल वी हैव बीन नाउ बोर्न एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री विद आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहली चीज यही करते हैं नॉर्मली, जो भी कंट्रीज ऑटोक्रेसी से बाहर निकलते हैं, मोनार्की से बाहर निकलते हैं, डिक्टेटरशिप से बाहर निकलते हैं, who come out of colonial rule etc., well they frame a constitution. So it's like the birth certificate. What a birth certificate is to a child, a constitution is to a nation. Simple point. Okay. Proceed further. But you know, when our country got independent, there were so many pessimists in the Western world. Oh, keh rahe the, look at the size of this country, and then look at its diversity. Diversity in terms of multiplicity of religions. Itne religions हैं, कितने cultures हैं, कितनी languages हैं, कितने regions हैं, with different geographies, different climatological features, etc. This country cannot survive. ये country disintegrate हो जाएगा। ये many pessimists were there at that time. कि इसमें इतनी diversity है, how can people who have such diversity in terms of religion that they follow, the language they speak, the culture they practice, the rituals they practice, and other aspects of culture that they practice, they are so different and sometimes opposed to each other. This country will not survive for long. ये balkanize कर जाएगा। Balkanize का मतलब होता है disintegrate कर जाएगा। But have we disintegrated? No, we haven't. I mean, you know, we have not just survived, we have also thrived. Right? कैसे? देखो बेटा, understand one thing. A country which is
characterized by such rich diversity. अपने अपनी languages, अपने अपनी norms, अपनी अपनी beliefs, अपनी अपनी practices, they must have a common rallying point. अच्छा, नहीं समझ आया point? कोई बात नहीं, समझा देता हूं. सबके अपने अपने नॉर्म्स हैं. भाई मेरी अपनी बिलीव्स हैं, आपकी अपनी बिलीव्स हैं. मेरे तौर तरीके अब ये हैं, आपके तौर तरीके डिफरेंट. हम डिफरेंट है, डिफरेंट. A country with such diversity can survive only when there are some minimum common rules of cooperation and coordination. And those minimum common rules, every person and every community, no matter what kind of language it speaks or religion it follows or what customs and all kinds of rights and things they practice, etc. जब तक we don't have those minimum rules of cooperation and coordination into which everybody reposes their trust. Those minimum rules of cooperation and coordination is the Constitution. हमारे अपने तरीके हैं यार, अपने अपनी कल्चर्स हैं, अपने अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपने अपने रिलीजन्स हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई मेनी ऑफ द पेसिमिस्ट्स फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड इन द बिगिनिंग सेड दिस कंट्री विल balkanize. Well, that could have happened, but what prevented it from balkanization is the Constitution. We may have our different beliefs and different kinds of aspirations, different kinds of languages, etc. All मैं बार-बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, आपको समझ आ जाए ये बात, राइट. लेकिन संविधान में हम सब विश्वास रखते हैं. कम से कम एक कॉमन चीज तो है, जिसके जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, which are the minimum rules of cooperation and coordination. We all of us repose trust in the Constitution. तो the Constitution becomes something like, मैं 6 पॉइंट को दोबारा लिख रहा हूं. A common, ये norms है ना Constitution की. We all believe in the norms together. ठीक है, हमारे अपनी अपनी practices हैं, religion different, language different, but we all repose our trust in one common set of ideals. Right? It's a common set of ideals. उसकी जगह मैं word use करता हूं norm, like common set of norms. अब मैं word norm को stretch करता हूं. So common normative home for the diverse elements of India. Common घर, norms का एक common home, right? Common normative home. ये नहीं होगा तो a country with such diversity cannot survive. अच्छा, आपको एक पुराना एग्जांपल दूं. You will be now you understand it. उसके बाद पूछूंगा आपको समझ आया कि नहीं आया. थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, एंशिएंट इंडिया पढ़ी होगी. अशोका, the great Mauryan king, Ashoka the Great. Fine. You know, he came up with a set of moral principles called Dhamma. Dhamma. I mean, you know, जो Ashokan Empire था, it was bigger than what India is of today. It extended up to, you know, Afghanistan. और वहां पे Dhamma was basically a set of moral principles. ठीक है, which Ashoka largely derived from his well, imbibing of Buddhist ideology. You know this. It's something you know this. This much you know. इतना पता होगा. और ये जो moral principles है ना, ये अफगानिस्तान के अंदर रॉक्स के ऊपर, जिसको कहते हैं रॉक एडिक्ट्स, रॉक्स के ऊपर एडिक्ट्स लिखे हुए अफगानिस्तान तक मिले. जगह जगह पर, कई बार किसी पिलर पे मिले. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री रॉक्स पे लिखे मिले, पिलर्स पे लिखे मिले. अक्रॉस द कंट्री सेम सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. Romila Thapar is a very famous historian. आजकल की dispensation doesn't like her that much, calling her a leftist historian. You know what she said? And I've read her book Ashoka and the Mauryas. You know what she said? Do you think that Dhamma was simply a tool to moralize the population which was living under Ashoka? And look at the size of Ashokan Empire. It was bigger than the India of today. और उस समय भी बड़ा different cultures थे. उस समय भी you know tribal cultures थे, different people living in different parts of the country, having different practices. हर एक के अपने अपने norms थे. अब इस पूरी पॉपुलेशन को बाइंड करके कैसे रखा जाए? Romila Thapar said in her book Ashoka and the Mauryas that Dhamma, as opposed to just being a moralizing tool, set of moral principles, ना ठीक है, but they were trying to teach good moral philosophy, good moral principles, ethical life to the people. वो ठीक बात है, right? But apart from just being a set of moral principles, it was a political device for national unity in a country with such rich diversity. Common principles be followed by all across the country. Common normative home in which these are common principles, but everybody followed across Ashokan Empire. This is the common normative home with the norms in which we all
repose trust in, repose faith in, much like the political experiment of Dhamma. Dhamma was not just a moralizing tool, it was a political tool, much like what the constitution gave a common normative home to diverse elements of India. Ashoka's Dhamma gave the same thing, common normative home, and therefore the constitution becomes the symbol and instrument of national unity. समझ आ गया आप? Oh, wonderful, wonderful. Very intelligent students today, यार. Oh, grand. चलो, मजा आ गया. सबको समझ आ गया? Okay, बेटा, fine. और भी अभी आगे about the importance of the constitution. अभी तो छठा पॉइंट ही हुआ है. You know, when somebody goes to the court and court gives an order, people follow it. When the cops come to arrest you for some crime, you don't resist. चलो भी ले चलो. FIR फाइल हुई है आपके अगेंस्ट. जब आपको कोर्ट के थ्रू पुलिस की रिमांड मिलती है, यू आर सेंट टू द पुलिस लॉकअप, या यू आर सेंट टू जुडिशियल कस्टडी एटसेट्रा, पुलिस कस्टडी, you go. When the government imposes taxes on you, nobody pays taxes happily, grudgingly, but nobody questions the right of the state to collect taxes. ऐसा थोड़ी होता है कि पुलिस मेरे घर आई, मैंने कोई क्राइम किया है, तो मैं पुलिस को, आप कौन होते हो मेरे को पकड़ने वाले? ये थोड़ी होता है. आई डोंट रेजिस्ट. हाँ, मेरे को बड़ा क्रिमिनल होगा तो भागने की कोशिश करेगा, बट उसको गोली भी मार सकते हैं फिर वो. ठीक है. द पॉइंट इज दिस, व्हेन द जज गिव्स मी एन ऑर्डर, कैन आई टेल द जज, हु आर यू, हु गेव यू द अथॉरिटी to order me around, to take decisions on my property or decision on what have I done, what I have done or not done? Who are you? Does anybody say that? No. ये जो बेटा आपकी जो स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस है ना, when the parliament makes a law, do we say, I will not follow the law? Who are you to make the law for me? I'll make my own laws. Do we say that? No, we don't. Nobody says that, right? So ये जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस है ना, where do they get their legitimacy and authority from? The state's institutions, its actions, its decisions, where do they get their legitimacy, authority from? That authority is given to them by the constitution. अगर वो नहीं होगी तो people will start questioning. यार पुलिस को भी क्वेश्चन शुरू कर देंगे, आप कौन होते हैं मुझे पकड़ने वाले, चलो यहाँ से. ठीक है. कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आएगा आपसे, कोई आपने कुछ टैक्स पे कोई उल्टा सीधा किया है, आपका इतना टैक्स लायबिलिटी बनता नहीं देता मैं तेरे को, तू कौन है पूछने वाला टैक्स, मैंने कमाया पैसे. बट डू वी डू दैट? वी डोंट डू दैट, बिकॉज वी एक्सेप्ट द अथॉरिटी एंड द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशन. एंड वेयर डज दैट कम फ्रॉम? Oh, that comes from the कॉन्स्टिट्यूशन. ये संविधान से आती है. ठीक है. अच्छा बच्चे, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्पेशली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल, आई एम ऑल्सो कंटेक्चुएटिंग इट with the importance of our constitution, because we are also having a democratic constitution. But a democratic constitution, जो एक democratic setup होता है ना, उसमें absolute power का कोई scope नहीं है. भाई state की जो institutions हैं, they need power obviously to perform their functions. Power has to be given, but no power can be absolute. Power has to be subjected to some restrictions. The state has the power to do so many things. The government has the power to do so many things, but they cannot violate your fundamental rights. This is a restriction. Where is the restriction mentioned? In the Constitution. एक टर्म आती है, आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं. Constitutionalism. इसका बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब होता है all those principles which collectively stand for this idea that the power of the state cannot be unlimited. It cannot be absolute. It is subject to, it should always be subjected to restrictions. नहीं तो autocracy हो जाएगी, democracy कहाँ की रही है यार आपकी? ठीक है. And which is the document where those legally, and those restrictions are not just restrictions, they are legally enforceable. अगर आपकी सरकार ने अगर आपके साथ कुछ करते हुए आपकी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया, आर्टिकल 32 कहता है द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आगे बात करेंगे इसके बारे में, यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस वेयर ओनली द लिमिटेशंस आर देयर ऑन द मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस, बट दीज लिमिटेशंस आर लीगली इन्फोर्सेबल. अगर लिमिटेशंस को क्रॉस करेगी ना सरकार, तो फिर सरकार के खिलाफ एक्शन कोर्ट्स में आप ले सकते हो और सरकार को कोर्ट्स रोकेगी.
अब वो कितना रोक पाती नहीं रोक पाती, वो तो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स है, वो तो हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है. सो Constitution is the only place where you can put in that particular document legally enforceable limitations on the state. अभी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड का डेफिनेशन नहीं लिखा है, कोई जरूरत नहीं लिखने की. बाद में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेसिक मतलब यही होता है, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, इट हैज टू बी सब्जेक्टेड टू सम रिस्ट्रिक्शंस, तभी डेमोक्रेसी बनती है. और वो रिस्ट्रिक्शंस कहां पे होती हैं, कहां पे डालते हो रिस्ट्रिक्शंस? संविधान के अंदर डालते हो भाई, ठीक है. सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट देयर कैन नॉट बी एब्सोल्यूट पावर. नो, एब्सोल्यूट पावर करप्ट, आपको पता ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, वेल यू नो, एब्सोल्युटली, ठीक है. सो द ओनली प्लेस where we can put legally enforceable limitations on the state. In fact, you know, कई बार पता है सवाल आता है ऐसा, what is the basic purpose of the constitution in a democratic setup, right? It is to define and limit the powers of the state. एक डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पस क्या है? डिफाइन द पावर्स ऑफ द स्टेट, ऑल्सो लिमिट द पावर्स ऑफ द स्टेट. The only place where you can, the only document in which you can place legally enforceable limitations on the parts of the state. और बेटा, not just a constitution. अभी तो मैं सिर्फ जनरली बात कर रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 8 पॉइंट्स हो गए, एक और लास्ट. Not just a constitution, but a written constitution. जैसे वो कहते हैं ना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन. अरे नहीं यार, ये गलत बात है. There is no constitution which is absolutely unwritten. ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है. बस ब्रिटेन में ये है कि कोई ऐसा कोई कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, जैसा मैं आपको रोज दिखा रहा हूं ये डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है इंग्लैंड में जिसको कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ऐसा नहीं. द रिटन, दे आल्सो हैव अ रिटन पार्ट. ऐसा नहीं कि रिटन पार्ट नहीं है, बट देयर वर्किंग इज बेस्ड मोर ऑन कन्वेंशंस, एंड द रिटन पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंसोलिडेटेड इनटू वन वॉल्यूम. इट इज स्कैटर्ड अमंग्स वेरियस सोर्सेस, राइट. अब ये बात मैं आपको सेलिएंट फीचर्स में बताऊंगा. रिटन ऑन अनरिटन में कोई फंडामेंटल फर्क होता है रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? और अगर फर्क है तो वो क्या फर्क है, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सेलिएंट फीचर्स बताएंगे, ठीक है. सी, द नाइन्थ पॉइंट इज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन. आई एम टॉकिंग नॉट जस्ट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर एनी फेडरल सेटअप. फेडरल सेटअप क्या होता है यार, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है. जिस देश के अंदर कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इंडिया में भी कम, अब तो 3 है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, ठीक है. 3 नहीं है, 2.5 है. 2.5 इसलिए क्योंकि उनको इतनी अच्छी पावर्स नहीं मिली है. 2.5 है, राइट, फाइन, एनीवेज में. सो एटलीस्ट वी हैव यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इनके बीच में पावर्स डिवाइडेड है. दिस इज अ फेडरल सेटअप. नाउ आई वुड इमेजिन दैट व्हेन आई एम सेइंग दिस, वन ऑफ द सिग्निफिकेंस नॉट जस्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, one of the aspects of significance of not just a constitution but a written constitution is that it's a must for a federal setup like India, like USA. Why? Because beta aisa hai, federal, in a federal setup, the relationship between center and states are in the nature of complicated contracts. ये आपकी पार, इस एरिया में हमारी इतनी पार, इस यूनियन की ये पार, स्टेट की ये पार. In this area, union will have this much power, you will have that much power. Here, union will have more power, states will have less power. Here, union will have complete power, states will have no power, etc. These are contracts, complicated contracts. And beta, they have to be codified. Codified का मतलब समझ आ गया ना? ये लिखने जरूरी हैं. तभी तो written constitution is essential for a federal setup, because the relationship between the 2 levels of government, at least 2 levels of government तो चाहिए ना, is in the nature of कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. किसकी क्या पार है, किस एक्सटेंट तक पार है, वो लिखना जरूरी होता है. लिखे नहीं जाएंगे तो रोज कन्फ्लिक्ट्स होंगे. अभी तो लिखी हुई है, अभी तो लिखे हुए हैं, फिर कन्फ्लिक्ट्स नहीं, फिर नए कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. एंड इमेजिन हैड दे नॉट बीन रिटन डाउन. सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट जस्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, a written constitution, is that it's an essential component of a federal setup. In every federal setup, as I said, the relationship between the center and the states is in the nature of complicated contracts, and they have to be written down. They have to be, ये word अब use करना शुरू करो, codified, written down in the form of laws, written constitution. All right.
I am done with the chapter on the importance of the Constitution, the meaning of the term Constitution and constitutional law. ठीक है, एक बेसिक सी बात कर लूं आपके साथ. चलो, ये टर्म्स आपने सुनी हुई है थोड़ी सी. Before anything becomes a law, a bill, for example, is introduced. बिल के फॉर्म में आता है ना, लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी, फिर इस हाउस से पास होता है, फिर इस हाउस से पास होता है. ठीक है, पास होने के बाद क्या बन जाता है? कुछ नहीं बनता, बिल ही रहता है. When the president signs it, president has to approve the bill, एक्ट बन जाता है. लॉ ऑफ द लैंड कब बनेगा? When the government notifies the date of enforcement. भाई प्रेसिडेंट ने साइन तो कर दिया, अब ये भी तो बताना पड़ेगा ना लोगों को भी साइन किया है, उसके बाद किस डेट से ये लॉ लागू हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है. एंड दैट इज ऑलवेज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो इन अ वीकली पब्लिकेशन. सरकार की होती है द ऑफिशियल गैजेट. यार वो एक टर्म आती है ना, गेजेटेड ऑफिसर. मैंने किसी से पूछ लिया वैसे, एक मिनट बैठ जाऊं यार, खड़े होकर पढ़ाने में पीठ दर्द कर जाती है मेरी. आपके सर की, सर बूढ़े हो गए आपके. राइट, ओके फाइन. अच्छा, नाउ मैंने सवाल पूछा भाई यार, व्हाट्स अ गेजेटेड ऑफिसर? सर दोज पर्सन्स हु कैन अटेस्ट पासपोर्ट फॉर्म एक्सेट्रा. मैंने कहा यार सिर पकड़ लिया. मैंने कहा नहीं बेटा, अ गेजेटेड ऑफिसर इज ऑब्वियसली अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट whose appointment to any post, whose recruitment, whose transfer, whose posting, whose removal from the post is announced in the official gazette of the government. एक क्लरिकल कैडर के ऑफिसर की नहीं अनाउंस होती है. आईएएस ऑफिसर कभी जब उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है इस डिस्ट्रिक्ट का, जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको भेज दिया जाएगा तो फिर वो जो सरकार का वीकली पब्लिकेशन होती है, नॉर्मली ऑफिशियल गेजेट, हर, बिकॉज यू नो इसी के थ्रू सरकार बताती है लोगों को कि व्हाट आर इट्स लेटेस्ट एक्शंस एंड फ्रॉम व्हाट डेट दे कम इनटू फोर्स. ठीक है, तो ऑफिशियल गेजेट इज अ वीकली पब्लिकेशन. अच्छा, पब्लिश हो गई, जैसे लेट्स से मंडे को पब्लिश हो गई, लेकिन अगर वेडनेसडे को कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सरकार को लगता है देने की जरूरत है, अब तो नेक्स्ट वीक के गजेट तक, नेक्स्ट वीक के ऑफिशियल पब्लिकेशन तक वी कैन नॉट वेट. देन समटाइम्स दे कम आउट विद पब्लिकेशन ऑन द वेरी सेम डे, क्योंकि अब वो एक अर्जेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हैज टू बी गिवन टू द पीपल. दैट इज समटाइम्स कॉल्ड गेजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि भाई ऑर्डिनरी तो वीकली पब्लिश होता है आपका. ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ. अब बेसिक चीज क्या है, हु इज अ गेजेटेड ऑफिसर, समझ आ गया ना आपको? व्हाट्स जो टर्म है ना, यू नो द प्रॉब्लम इज, यू नो, preparation for civil services is it's not just, you know, reading books. Man, you know, normally I say it's a way of life. Way of life क्या होता है? You know, those terms, that terminology, those phrases, those words, वो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, ठीक है, यूज तो करते हो बट आपको उनके प्रिसाइज मतलब नहीं पता है. ठीक है, जैसे एवरीबडी नोज द वर्ड यूज करते हैं गेजेटेड ऑफिसर, लेकिन गेजेटेड ऑफिसर क्या होता है उसका नाम ही नहीं, पता ही नहीं वो क्या चीज है. सो when I say preparing for civil service is a way of life, this means that whatever terms and things are around you, which you words, phrases and expressions which you use on a daily basis, अब यार एक बार अपने आप से पूछो इसका मतलब क्या होता है, मुझे मतलब ठीक से पता भी है इस चीज का. ठीक है, तो please be more conscious about things happening around you, the words you use, the words you read. Don't assume that you know the meaning fully. ठीक है, मैं सबसे एग्जांपल क्या देता हूँ, यहाँ पे पता नहीं वेजिटेरियंस है कि नॉन वेजिटेरियंस हैं, बट ये सवाल में से नॉन वेजिटेरियंस ज्यादा है. जब वो जाते हैं ना किसी बुचर शॉप पे, वहां पे बोलते हैं ब्रॉयलर दो, गिव अस 2 kgs ऑफ ब्रॉयलर. ठीक है, व्हाट्स अ ब्रॉयलर? दे ऑलवेज यूज सम ब्रॉयलर. ठीक है, तो बेटा ब्रॉयलर हर जगह जाके, एवरीबॉडी, माय फ्रेंड्स, एवरीवन, ऑल पंजाबीज नॉर्मली नॉन वेजिटेरियंस होते हैं. ठीक है, नॉन वेजिटेरियन हर जगह ही है यार. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री वुड बी नॉन वेजिटेरियन. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो. राइट, मैंने एक जगह स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था. राइट, तो एनी व्हिच वे, कोई कहता मैं एगिटेरियन हूं, कोई वो भी नॉन वेजिटेरियन ही हो गया. नाउ द थिंग इज दिस थिंग ना, when they go to the shop and say सर ब्रॉयलर दे दो एक. मैंने एक अपने फ्रेंड से पूछा ब्रॉयलर क्या होता है, चिकन. मैंने कहा नहीं, ब्रॉयलर का मतलब क्या होता है? तो चिकन भी तो बोल सकता था, चिकन दे दो, रॉ चिकन लेने आया है. ठीक है,
broilers are basically those chicks, especially, which are not raised for the purpose of egg laying. They are raised for the purpose of consumption. एक तो होते हैं ना जो चिक्स होते रेस करते हो अंडे देने के लिए पोल्ट्री फार्म के अंदर, एक चिक्स को रेस करते हो कि बाद में भैया क्या करें, वो फिर जाएंगे वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जाएंगे, वो ब्रॉयलर होता है. अब सच सिंपल वर्ड्स व्हिच वी यूज ऑन अ डेली बेसिस, वो गेस्टेड ऑफिसर, ठीक है. अब चलो वापस आ जाओ, कहां वापस आ जाओ, यहां वापस आ जाओ. बेटा लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तब भी दिल्ली है, प्रेसिडेंट ने साइन किया एक्ट. When the government notifies in the official gazette that this act will come into force from that date it becomes the law of the land. उसके बाद उसकी वायलेशन की तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस. हाँ, डॉक्टर शाश्वत पाटिल बड़ा सही बात कही, एक धागा जिसमें सब बंधे हैं. वेरी गुड, समझ आ गया गैजेट क्या होता है. किसी के पास 19 एडिशन है, चल जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 19 भी चल जाएगा. अभी क्लियर? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. चलो बेटा, आपके नोट्स आ गए हैं आपके पास, अब तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा मेरा भी काम, ठीक है. थोड़ा बैठ के भी पढ़ा लूंगा, ठीक है. प्लीज एक्सक्यूज मी कि अगर बार बार बोर्ड यूज ना करूं, बेटा एज हो गई है, बैक में इशू रहता है मेरी थोड़ी सी. राइट, चलो. एनीवे, मैंने बोला ना बेटा 19 भी चल जाएगी, कोई बात नहीं. 20th एडिशन में एक ही आधी अमेंडमेंट ऐड हुई है, वो मैं क्लास में करवा दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 19 भी चल जाएगी, ठीक है. ओके, आ जाओ बेटा प्रियम्बल पे. और क्या, प्रियम्बल पे शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. ये रहा आपका प्रियम्बल. चलो लेट्स टॉक अबाउट द प्रियम्बल. पहले एक बार रीड कर लें इसको, then I'll let you know what kind of questions have been asked from the preamble. We the people of India. रुक जाओ, बस यहीं पे रुको. We, not the Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras of India. No. We, not the Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Jains, etc. of India. We, the people of India. You know, when you say na, we, all the people of India, what is the sentiment that comes from here? Equality. अपने आप ही आ गया यार, we the people of India. दूसरा, इसमें लिखा है ये संविधान हम खुद बना के खुद को दे रहे हैं, हमारा देश अब इंडिपेंडेंट है, ये हमारा संविधान है. We the people of India. It indicates self possession. Self possession मतलब now we are an independent nation, this is ours, and therefore we have the right to, and we are now giving to ourselves this grand, the most beautifully worded constitution of the world. Self possession. ठीक है. अब जब मैं 1 मिनट के लिए दोबारा एक बार ना नीचे जाके फिर दोबारा वापस आता हूं. And we promise to give everybody justice, liberty, equality, fraternity. ठीक है ना, जस्टिस देनी है, इक्वालिटी देनी है, लिबर्टी देनी है, सबको और जस्टिस जगह जगह पे देनी है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ब्ला ब्ला ब्ला. अभी बात करते हैं. इसका मतलब अभी लिबर्टी नहीं है, अभी हमारे देश में जस्टिस नहीं है. जब संविधान ने इस बात को लिखा, उन्होंने हम्बली इस बात को स्वीकार किया, ये देना है. इंडिया में अभी जस्टिस नहीं है, कास्ट बेस्ड जस्टिस नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है, जेंडर बेस्ड जस्टिस नहीं है, क्लास बेस्ड जस्टिस नहीं है, रिलीजन बेस्ड इनजस्टिस होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, एंड सो ऑन एंड सो. वी हम्बली एक्सेप्ट दिस कि नहीं है, तभी तो लिखा है, एंड वी विल सिक्योर टू ऑल द सिटीजंस ये चीजें. सो द वर्ड वी द पीपल सिंबलाइजेस 3 थिंग्स. नंबर 1 इक्वालिटी, दूसरा सेल्फ पोजेशन, अब ये हमारा अपना देश, हमारे अपना संविधान, एंड थर्डली ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस. वी अंडरस्टैंड, मानते हैं ये अभी नहीं है, ये धीरे धीरे एक सोशल रेवोल्यूशन, पीसफुल, डेमोक्रेटिकली, टू डेमोक्रेटिक मीन्स एक सोशल रेवोल्यूशन लेके आनी है जिससे ये सारी चीजें मिले. वी द पीपल, देखो एक शुरुआती वर्ड से ही कितना बड़ा मतलब निकला. वी द पीपल ऑफ इंडिया symbolizes what? Equality, self-possession and humility. ठीक है. Having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular. You know, these 2 words were added later. अभी बात करते हैं democratic republic. You know what question they asked once in the prelims? उन्होंने 4 चॉइसेस दे दिया आपको. इनके जो ये जो वर्ड्स अकर कर रहे हैं ना प्रियम्बल के अंदर, sovereign, socialist, secular, democratic republic,
उसकी जो सीक्वेंस है ना इसकी, वो ऑल्टर कर दी हर सीक्वेंस में. एंड देन द क्वेश्चन वाज व्हिच इज द राइट सीक्वेंस इन व्हिच दीज वर्ड्स अकर इन द प्रीएम्बल. ध्यान रख लेना थोड़ा सा यार, और क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं. ठीक है, तो सॉवरेन पहले, सोशलिस्ट, सेकुलर, एसएसएस तीनों पहले, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा मतलब इनका. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अपॉर्चुनिटी. अभी आगे बताता हूं ये. ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, व्हिच मींस ब्रदरहुड, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Huh? 26th November 1949? But don't we celebrate 26th January as the Republic Day, the date on which the Constitution came into force? What's the relevance of this then? 26th November. And we proudly celebrate 26th January every year as the Republic Day, the day the Constitution came into force. On this date, we adopt, enact, and give to ourselves our Constitution. Do you know, 1930 के अंदर जब हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था सिंबॉलिकली, आफ्टर द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस, उससे पहले तो ना हम यही कहते थे ब्रिटिशर से, यार हमें ना एक डोमिनियन स्टेटस दे दो, हम आपके एम्पायर का पार्ट रहेंगे बट गिव अस डोमिनियन स्टेटस. लाहौर कांग्रेस रेजोल्यूशन जब पास हुई थी तो उसके बाद फिर वी स्टार्टेड डिमांडिंग पूर्ण स्वराज. अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग सिंबॉलिकली आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी. बट एज लक वुड हैव इट, हमको इंडिपेंडेंस तो मिल गई 15 अगस्त 1947, तो फिर इंडिपेंडेंस डे तो वो बन गया. बट 26 जनवरी की रेलेवेंस थी. रेलेवेंस क्यों थी? क्योंकि कितनी देर से हम 26 जनवरी को वी वर सेलिब्रेटिंग इट एज इंडिपेंडेंस डे. सिंबॉलिकली थी नहीं इंडिपेंडेंस हमारी, बट सिंबॉलिकली हम सेलिब्रेट करते थे इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी. जब होगा तब इसको रख लेंगे. बट इंडिपेंडेंस मिल गई 15 अगस्त को. बट इस पर्टिकुलर 26 जैन 1950, 26 जैन की जो डेट है उसकी एक नॉस्टैल्जिक रेलेवेंस थी, उसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी. ठीक है, द प्रॉब्लम इज दैट बाय नवंबर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी हो चुकी थी. एंड वी थॉट वी विल ब्रिंग इट इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950. उस डेट को अब 15 अगस्त तो होगी इंडिपेंडेंस डे, वो तो ऑटोमेटिकली हो गया. तो हम 26 जनवरी को to underline its historical significance, we will keep it the date on which the Constitution comes into force. Then many people in the Constituent Assembly said, yeah, there are certain provisions of the Constitution, उनको immediately adopt करना पड़ेगा, उसके लिए wait नहीं कर सकते. Like citizenship provisions, because at that time the borders were porous, partition चल रही थी हमारी. वहां बंगाल से ईस्टर्न साइड पे इधर वाले उधर जा रहे थे, उधर वाले इधर आ रहे थे, उधर वेस्टर्न साइड पे पंजाब, because my parents also came after partition from Punjab of Pakistan, वहां से आए वो. तो उधर वाले इधर आ रहे थे, इधर वाले उधर जा रहे थे, बॉर्डर्स वर कंप्लीटली पोरस. अरे भैया, किन लोगों को सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा उस समय? अभी ये दिस इज समथिंग. और जो हमारा पार्ट 2 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद सिटीजनशिप, दैट एक्चुअली बेसिकली टॉक्स अबाउट दिस ओनली, दैट और द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किन किन लोगों को इंडियन सिटीजन माना जाएगा. अब यार बॉर्डर इतने पोरस हो चुके थे, कोई भी घुसी आ रहा था इधर, कोई इधर से उधर जा रहा था. आजकल जो वो घुसपैठिया का एक बड़ा एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलता है, उस समय तो ये हो ही रहा था. तो many people thought कि some of the articles have to be given immediate application. अभी अडॉप्ट करना पड़ेगा. भाई, bulk of the constitution को you enforce on 26 Jan 1950. Somebody said here, but 26 January 1950 date संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है फिर क्या? Shouldn't we write that in the Constitution? Many students don't know that the date of adoption and enactment is 26 Jan 1950. But if the question is asked now, what is the date of commencement of the Constitution? It is 26 Jan 1950. अब आप कहोगे सर, अब ये कैसे कह सकते हो? Because most students don't know that the date 26 Jan 1950 is mentioned in the Constitution. और लोगों को ये पता ही नहीं है. ठीक है, जरा एक बार आर्टिकल 394 पे आना. 395 नंबर तक आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल्स तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 470 से ऊपर हो गए अब. ठीक है, एक बार 394 पे आना, बेर एक्ट के अंदर. उसमें लिखा हुआ है कौन कौन से आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 पे इंप्लीमेंट किया गया था. राइट, तो पढ़िए मेरे साथ, प्लीज कम ऑन टू द बेर एक्ट. देखो क्या लिखा है. आर्टिकल्स, दिस आर्टिकल एंड द आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9 ये सिटीजनशिप वाले हैं. आर्टिकल 60, दिस इज द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट. याद रखने की जरूरत नहीं है. सारे
324 इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन, 366 deals with definitions, so also 367 and so on and so forth. ये वाले जो आर्टिकल्स है ना shall come into force at once. At once means on 26 November 1949. ठीक है, अब आगे देखो. And the remaining provisions of the constitution shall come into force on the 26th day of January 1950, which day is referred to in this constitution as the commencement of the constitution. Date of adoption, date of enactment, this. Date of commencement, अब ध्यान रखना है इस चीज का. Most students don't know that this date of 26 Jan 1950 is also mentioned in the constitution. ठीक है बच्चे, समझ आ गया? अच्छा बच्चे, ये आपको लगता नहीं है जब प्रियम्बल पढ़ते हो, we the people of India having resolved to constitute India into this, and we also will secure to all citizens this. ऐसा लगता नहीं है ये हमने अपने ऊपर ही ऑब्लिगेशन डाल ली है? We the people of India, we will provide justice, liberty, equality, fraternity. हम खुद ये करेंगे. It's like, we have placed an obligation onto ourselves only. ठीक है? Which means what? The preamble signifies one thing. In the process of nation building, the citizens are not supposed to be mute spectators. Because बेटा, ये हम खुद ही तो कह रहे हैं. We the people of India will give justice, will give liberty, equality. We are imposing an obligation, a responsibility, a resolve onto ourselves. अपने ऊपर responsibility डाल रहे हैं. ठीक है? This thing symbolizes what? That the citizens of this country are not supposed to be mute spectators in the process of nation building. ये सिर्फ सरकार का काम नहीं nation building. Nation building is done by the community. ठीक है? बेटा एक बात याद रखना हमेशा, कौमें जो होती है ना, राजाओं से नहीं बनती, आवाम से बनती है. ठीक है? मेरे को उर्दू पोएट्री का भी शौक है, थोड़ा सा लिटरेचर का आदमी हूँ, इंग्लिश वाला भी, तो उर्दू पोएट्री भी बहुत पढ़ी है. ठीक है? सो राइट, सो कौमें है ना, राजाओं से नहीं बनती, ये आवाम से बनती है, और ये आवाम है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है? अच्छा बच्चे, प्रियम्बल होता क्या है? यू कैन कॉल इट द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन कॉल इट द प्रीफेस. और जब प्रीफेस पढ़ते हो किसी भी किताब का, उससे एक बात पता लगती है कि किताब के अंदर है क्या. सेम पर्पस इज सर्व्ड बाय द प्रियम्बल. ठीक है? प्रियम्बल को कह लो, इट शोकेसेस द विजन ऑफ आवर फोरफादर्स, इट शोकेसेस द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, शोकेसेस द एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, शोकेसेस द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, शोकेसेस द डीएनए ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ भी बोल रहे हैं. ठीक है? यही फिलॉसफी है, यही हमारी विजन है. ठीक है? यही हमारा सोल है, यही एसेंस है, यही डीएनए है. और इन चीजों को रियलाइज करने के लिए वो संविधान के जितनी भी प्रोविजंस है वो बनाई गई. दैट्स व्हाई आई सेड ना, द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नथिंग बट एम्प्लीफिकेशन ऑफ द प्रीएम्बल. एम्प्लीफिकेशन. अब इनको अचीव करने के लिए क्या क्या करना है? दोस प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यही होता है बेटा, इंट्रोडक्टरी पार्ट कह लो. एंड यू नो, the American Constitution was the first one to have. ये आपके preamble word कहाँ से आता है? Latin word से आता है, वो आपके notes के अंदर है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. But you know, I would imagine America, you know this, probably you know this fact, that the American Constitution was the first one to have a preamble, right? लेकिन बेटा आपकी यहाँ पे वो नहीं मिलेगा आपको. मैं थोड़ा सा ना आपको कंपेयर कर देता हूँ. अमेरिकन preamble तो यार, मैं I'm sorry to say this thing, बड़ा डल सा है यार. ठीक है? Our preamble is like civic poetry. It's like written by warrior poets. Warriors जिन्होंने हमारे, मतलब not violent warriors. Warriors जैसे violent थोड़ी होते हैं, non-violent भी warriors होते हैं. महात्मा गांधी was a non-violent warrior. ठीक है? So it was like पंडित जवाहरलाल नेहरू was a non-violent warrior. Dr. Ambedkar was a non-violent warrior. Right? So ऐसा लगता है जैसे warrior poets ने they have written down this civic. It's like civic poetry. ठीक है? नानी, और आपके बाद नानी पालकी वाला और वो बाकी जस्टिस हिदायतुल्लाह वगैरह, उनके कमेंट्स भी आपको पढ़ाऊंगा, उन्होंने क्या क्या कहा प्रीएम्बल के बारे में. बट एक बार ना, मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट टू कंपेयर. और अमेरिकन प्रीएम्बल जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा छोटा सा है. आपको वैसे भी मेंस के अंदर टॉपिक है वो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस. ठीक है? वहां पे क्या लिखा है देखो, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन ऑर्डर, लिखना लिख लो, टू फॉर्म अ मोर
perfect union. क्या यार ये, I'm not denigrating the American country, ठीक है, but मैं अपने और उनके preamble को compare कर रहा हूं. More perfect union, establish justice, provide for common defense, comma, promote general welfare. ओके, एक मिनट बेटा, मैं ना एक जगह पर गलती कर गया, एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई. We the people of the US, in order to form a more perfect union, establish justice. Establish justice के बाद ना एक और एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है. Ensure domestic tranquility. ये कहां पे आ रहा है? Establish justice के बाद. ओके, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for common defense, promote general welfare, and secure the blessings of liberty. Secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity. Posterity means future generations. Posterity. Posterity. Do ordain. Ordain means direct. Do ordain and establish the Constitution of the United States of America. लो बताओ, ये है preamble. I mean, I'm not saying यार ठीक है यार, every country's constitution should be respected. I respect the American Constitution. ठीक है, preamble है उनका, ठीक है. But look at it. We, the people of US, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for common defense, promote general welfare, and to secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity means future generations, do ordain and establish the Constitution of the USA. ये कोई preamble है यार? No, I don't want to denigrate as I said, ना. But I'm comparing it with the, come on. This is civic poetry, like written by warrior poets. ठीक है, तो हमारा प्रियम्बल यार ज्यादा ब्यूटीफुली वर्डेड है. आई एम सॉरी टू से, मेरा बायस है. यूएस का प्रियम्बल मुझे थोड़ा सा डल लगता है, ठीक है, और है भी डल. चलिए, अब जैसे आपके यहीं पे आपके जो नोट्स है उसमें कमेंट्स पढ़ के देख लिए. नानी पालके वाला कहते हैं इट्स द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. के.एम. मुंशी कहते हैं इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. एम हिदायतुल्लाह कहते हैं इट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ भी. अच्छा, अब बेटा आपका जो प्रियम्बल है ना, आप थोड़ा सा नोट्स पे फोकस करना और उसमें चीजें याद रखने का तरीका क्या मैं वो बता दूंगा. प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, मैं कहां से पढ़ रहा हूं, बेसिस ऑफ प्रियम्बल, यहां से पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ, ठीक है. फिर जहां जहां समझाना पड़ेगा आपको वहां मैं समझाऊंगा, ठीक है. ये वाला, ओके, दिस पार्ट. द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो शायद कुछ लोगों को पता होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंट्रोड्यूस की थी, which was drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and finally adopted by the Constituent Assembly. जो आपका preamble है ना, that is more like a modified version of that objectives resolution. What was the objectives resolution? संविधान बनाने के हमारे basic objectives क्या हैं? And that objectives resolution which was adopted by the Constituent Assembly then formed the framework within which all the entire constitution was drafted, and then it formed the basis of the writing of the preamble. So our preamble is based on the objectives resolution. अब बेटा यहां पे जो पॉइंट्स लिखे हैं ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, आपको वर्बेटिम याद नहीं रखने. याद क्या रखने मैं आपको बताता जाऊंगा. देखो बड़ी एलिमेंट, मेरे साथ पढ़ते जाओ, मैं उसके आगे एक वर्ड लिखवाऊंगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है. पहला क्या है, which is the first point in the objective resolution?
The Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and draw for her future governance a constitution. बस इसके आगे लिख लो sovereignty and independence. We are a sovereign nation now, and we are an independent nation, and we will be now drafting our own constitution. No external power has any role to play in it. ठीक है, सिर्फ लिख लो आगे उसके sovereignty and independence. इतनी बात लिख लो, आगे चलो. Second, wherein the territories that now comprise British India. ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी, 3 बड़ी प्रोविंसेस थी, जैसे वो जिनको कहते थे प्रेसिडेंसीज, बंगाल प्रेसिडेंसी, हिस्ट्री में पढ़ोगे यार, आपकी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एटसेट्रा. पहले बॉम्बे स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र एक स्टेट होती थी कॉल्ड द बॉम्बे स्टेट. वो 1960 में सेपरेट हुए थे एज महाराष्ट्र एंड गुजरात. ठीक है, ओके. सो वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया एंड द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट्स. इंडियन स्टेट्स कौन सी? प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, which were not formally a part of British India, but they accepted the overlordship of the British Empire, and they were bound to the British Empire by various treaties. जो इतनी सारी वो princely states थी यार, more than 550 princely states, and more than 500 actually joined India only. ठीक है, चलिए. Wherein the territories that now comprise British India, and the territories that now form the Indian states, and such other parts of India as are even outside India, and the states as well as other territories as are willing to be constituted into इंडिपेंडेंट सॉवरेन, जो बाहर भी हैं, अगर वो भी हमारे इंडिया का पार्ट बनना चाहती हैं, शैल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल. कुछ नहीं लिखना, आगे लिख लो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. बस ये लिखा है और कुछ नहीं लिखा. इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो कहां लिखा है? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है. और यहां पे भी क्या लिखा हुआ है? बस यही. उसके आगे लिख लो याद रखने के लिए, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बस और कुछ नहीं. ठीक है, आगे लिखो, आगे पढ़ो. वेयर इन द सेड टेरिटरीज, जो टेरिटरीज जो है हमारा इंडिया का पार्ट बनेगी, राइट, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution, they shall possess and retain the status of autonomous units. जो territories हैं, states बनेंगी हमारी, autonomous units बनेंगी. क्या मतलब? उनको अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंस दी जाएगी. मतलब फेडरलिज्म, बात खत्म. सेंटर की अपना डोमेन है, इनका अपना है. लेकिन एक गड़बड़ हुई है, देखो क्या लिखा है. Autonomous units together with residuary powers. You know, during the course of the Constituent Assembly debates and even before that, Dr. Ambedkar and Jawaharlal Nehru were in favor of giving residuary powers to the states. अब आप कहोगे रेजिडुअरी पावर्स क्या होती है? हमारा एक शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 3 लिस्ट हैं. ये तो पता होगा, ये तो यार 7th 8th में पढ़ाया जाता है. Union list, state list, concurrent list. Subjects in the union list, only union parliament can make laws on that. Subjects in the state list, only state legislature can make laws on that. Subjects in the concurrent list, both can make laws on this, on the items in the concurrent list. ये तो आपको पता ही है, बड़ी बेसिक सी बात है. ठीक है, लेकिन what if, you know, my point is, these lists were drafted way back in the late 1940s. But who knew at that time things like information technology? नया सब्जेक्ट आ गया. अब किसको क्या पता था ये सब्जेक्ट, you know, 40 years there will be an information revolution in the world. They didn't know that. Okay, अब there are so many subjects which have come up now on account of the modernization of the world which are not found in any of these lists. Such subjects are called residual subjects. अब रेजिडुअल सब्जेक्ट्स पे एक्शन लेने की, लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तो यार इन्होंने लिख दिया रेजिडुअरी पावर्स, विद रेजिडुअरी पावर्स. मतलब द इनिशियल आइडिया वाज कि रेजिडुअरी पावर शुड बी गिवन टू द स्टेट्स, बट इवेंचुअली रेजिडुअरी पावर्स इन द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन टू द सेंटर. ठीक है, वो क्यों बात, वो सारी बातें बाद में, सिर्फ यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा हूं आपको. ठीक है, सो autonomous units together with residuary powers and would exercise all powers and functions of the government and administration save and except. Save and except का मतलब होता है, save का मतलब भी accept होता है. ठीक है, इस context के अंदर save and except such powers and functions that are vested in or assigned to the union or are inherent or implied in the union and resulting therefrom. इस third point के क्या लिखना है आपने? सिर्फ federal system. The third aspect of the first aspect of objective resolution, we are sovereign and independent. Second, we shall be a union of states. Third, we are adopting a federal system. Fourth, wherein all power and authority of sovereign independent India, its constituent parts and organs of government is derived from the people.
the power of the state, the power of the legislature, the judiciary, the executive, and every institution of the state. कोई भगवान ने पार नहीं दी है, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप नहीं है यहाँ पे. This power is derived. This is the most important basis of the concept of popular sovereignty, which is the basis of modern day democracies. कि जो सरकार की पावर होती है ना, वो कहीं ऊपर से नहीं आती. It is people's power that the government has been asked to exercise. So the power of sovereign independent India and its institutions belongs to the people. ठीक है, इसके आगे सिर्फ लिख लो, sovereign power belongs to the people, but that's it. Sovereign power मतलब the power to decide for ourselves. तभी तो लिखा है इसमें preamble में be the people. और हम ही ये डेमोक्रेसी बना रहे हैं, हम ही सोशलिस्ट सिस्टम बना रहे हैं, उसमें लिखा डेमोक्रेसी ना, तो हम ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं और हम ही इलेक्ट कर रहे हैं लोगों को. हम इलेक्ट करके बोल रहे हैं ठीक से गवर्न करो, नहीं करोगे तो फिर पावर से निकाल के किसी दूसरे को इलेक्ट कर लेंगे हम. राइट. सो द पावर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल. बस द पावर ऑफ द स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल. यहां पर सिर्फ इतना लिख लो, ठीक है, बस दिमाग में याद हो गया. वर्बेटिम आपको कभी भी कहा नहीं जाएगा उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, चलिए आगे. Wherein shall be guaranteed, fifth point पे हूं मैं, fifth point पे, wherein shall be guaranteed and secure to all the people of India justice, social, economic and political. देखो ये आपकी preamble में लिखा हुआ है. Equality of status and opportunity before law, equality before law, which is a part of Article 14 also. Freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation. Vocation मतलब काम करने की आजादी, कोई भी काम करना चाहो यार आप कर सकते हो. ठीक है. And association and action, but subject to law and public morality. मतलब rights तो मिलेंगे, पर बेटा राइट्स एब्सोल्यूट तो नहीं हो सकती ना. आपके पास बोलने की आजादी, इसका मतलब थोड़ी कि आप दूसरों को इंसल्ट करते फिरो. राइट्स है, लिखा ना सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी एक्सेट्रा. तो यहां पे क्या लिखोगे? राइट्स बट विद रीजनेबल लिमिटेशंस. इतना लिख लो यहां पे, राइट्स विद रीजनेबल लिमिटेशंस. अब छोटे छोटे वर्ड्स आपको बस याद रखने हैं, वो आपको पता याद रहेगा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन. ठीक है, आगे चलो. 6 पॉइंट पे, वेयर एन एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज and depressed and other backward classes. सिर्फ लिख लो special provisions for vulnerable sections, depressed classes. अच्छा, you know depressed classes तो वैसे general term है which can be used for all the weaker sections etc. But from the British Raj time also, depressed word was primarily used for the scheduled castes. ठीक है, so ये ध्यान रखना इस बात का. Right. Wherein safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas and depressed and other backward classes. ठीक है, तो मतलब special provisions for vulnerable sections, बस ये लिख लो यहां पे, special provisions for vulnerable sections. आगे बढ़िए. Whereby shall be maintained the integrity of territory of the republic and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and the law of civilized nations. We respect international law. और हमारी जो यूनिटी और इंटेग्रिटी है ब्रिटिशर्स ने हमसे ले ली थी, अब दोबारा नहीं होने देंगे ये. ठीक है, the unity and integrity of this country will never be invaded again. We shall in perpetuity remain an independent unified nation. ठीक है, so integrity of India, territory of India, ये अब दोबारा डिस्टर्ब नहीं होगी. जितनी हो चुकी होनी थी वो हो चुका है. ठीक है, so simply unity and integrity, उसके आगे लिख लो बस. ठीक है, and lastly have a look at the 8th point. That ancient Indian land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. Fraternity का मतलब क्या होता है? जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपका प्रियम्बल के अंदर, ब्रदरहुड. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं we will contribute to world peace, welfare of mankind. That is something like universal brotherhood. So beta, our idea of fraternity in the preamble is not just confined to brotherhood amongst just people and citizens of India. It is prepared to reach out and try to achieve the loftier ideal of universal brotherhood. ठीक है, तो यहां से क्या लिखा है? यहां पर सिर्फ लिखिए ideal of universal brotherhood, ideal of universal brotherhood. अभी तक बेटा क्लियर है? हाँ जी, up to this point are we clear? 5th point का बेटा शॉर्ट कीवर्ड. 5th point था rights with limitations. मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं. फर्स्ट, रुक जाओ. फर्स्ट पॉइंट का we are sovereign and independent now. सेकेंड पॉइंट का we shall be a union of states. थर्ड पॉइंट का we are a federal system. फोर्थ पॉइंट का the power of the state belongs to the people and is derived from the people. Power of the state is derived from the people. ये लिख लो. चलिए आगे.
फिफ्थ पॉइंट का राइट्स मिलेंगी बट विद लिमिटेशन, रीजनेबल लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, ओके, राइट्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट का स्पेशल प्रोविजंस फॉर वल्नरेबल सेक्शंस लाइक एससी, एसटीज, ओबीसीज, वुमेन एटसेट्रा। सेवन पॉइंट का यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, आगे कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, इन परपेचुटी दिस कंट्री विल नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट, राइट। और एट पॉइंट का, भैया हम वर्ल्ड पीस को भी कंट्रीब्यूट करेंगे, हम लोगों की ग्लोबल ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे। तो हमारा आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी जो है, इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू इंडियन सिटीजंस, इट इज प्रिपेयर्ड टू टू रीच आउट, ऊपर छलांग मारेगा, एंड इट इज गोइंग टू रीच आउट टू प्रमोट द डिफिकल्ट आइडियल टू रियलाइज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है। सो द आइडियल ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बेटा मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, बेटा रेजिडुअरी पार्ट्स वो होती हैं, जैसे मैंने बताया था आपको 3 लिस्ट हैं, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट बाद में आ जाए, जैसे आईटी बाद में आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भाई उसमें कौन लॉ बनाएगा? पहले आइडिया ये था कि रेजिडुअरी पावर्स, आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि रेजिडुअरी पावर्स विल बी गिवन टू द स्टेट्स, और पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज, हाँ, वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल ठीक बोला आपने, वही है, वही, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा ये थोड़ा सा हिंदी थोड़ी मेरी कमजोर है, पंजाबी अच्छी है, तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट ओवर है, ठीक है, बहुत करेक्ट वर्ड ओवर है। और बेटा मैंने बताया ना आपको, जो आपका प्रियम्बल है वो निकालना है, इसको दोबारा एक सेकेंड, ये हो गया आपकी रेजोल्यूशन। अब ये जो प्रियम्बल है ये क्या क्या बताता है, डायग्राम आपके पास है, ठीक है। अभी तक वी आर ऑल क्लियर, सब क्लियर है बेटा अभी तक? ओके फाइन। अच्छा बेटा देखो प्रियम्बल उसमें, बस बेटा अब आप खुद देखो उस डायग्राम के अंदर प्रियम्बल बेसिकली में क्या बता रहा है। पहला पॉइंट देखो डायग्राम के अंदर, ऊपर देखो क्या लिखा है, इट टेल्स अस अबाउट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ही तो हैं, लिखा है वी द पीपल। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वी द पीपल, हम है सोर्स। पहले तो सोर्स बताता है, दूसरा बताता है वो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारा जो स्टेट सिस्टम है उसका नेचर क्या होगा, वो जो लिखा है ना, वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारा नेचर है। उसके बाद बताता है ऑब्जेक्टिव्स, एस्पिरेशंस, क्या क्या अचीव करना है, वो जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये बताता है। एंड देन इट आल्सो टॉक्स अबाउट द डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एडॉप्शन, इनैक्टमेंट 16 नवंबर 1949, कमेंसमेंट 26 जैन 1950, ठीक है। अब बेटा बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके अंदर, एक एक करके उनका मतलब देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज सॉवरेन? अच्छा, सॉवरेन का मतलब बेसिकली तो बेटा सॉवरेनिटी तो एक बहुत वाइड टर्म है, मैं पीएसआईआर में जब पढ़ाता हूं तो बहुत एलैबोरेट थ्योरीज होती हैं सॉवरेनिटी की, ठीक है। पर सॉवरेन का आपके लिए तो सिंपल मतलब यही हुआ कि भाई वी आर नाउ एक्सटर्नली फ्री, externally independent, and internally also free. Internally free to decide whatever we feel is fit for our welfare, fit for our governance, and no other country can interfere in it. Besides that, sovereignty also means we have the right to decide which countries we associate with, which countries we form alliances with, whether we become part of alliances, whether we remain non-aligned। जैसे बहुत देर तक आपके जवाहरलाल नेहरू साहब ने non-aligned मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, बड़ी सक्सेसफुल मूवमेंट थी वो जमाने की, राइट। हमने अलाइन करना है, नहीं अलाइन करना, किस कंट्री से रिलेशन रखना है, किससे नहीं रखना, वो हमारी मर्जी। वी आर एक्सटर्नली फ्री एंड वी आर एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट एंड वी आर इंटरनली फ्री। अच्छा, यू नो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उस जमाने में, उससे पहले बन गई थी कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक आज भी एसोसिएशन है, उसकी मीटिंग्स कभी कभी होती रहती है, इतनी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गई है आजकल, लेकिन है वो। अच्छा, कॉमनवेल्थ का इंडिया कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इवन आफ्टर अचीविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Many people said यार अगर आप कॉमनवेल्थ के मेंबर, बिकॉज कॉमनवेल्थ का जो फॉर्मली जो चेयरपर्सन है दैट इज द ब्रिटिश क्राउन, वो इंग्लैंड है, यूके है जो फॉर्मली चेयरपर्सन था, ठीक है। तो कहा कि यार कि यू आर स्टिल बीइंग, एंड कॉमनवेल्थ के अंदर वो कौन से कंट्रीज सारे थे, ऑल दोज कंट्रीज विच वर द कॉलोनियल पोजेशंस ऑफ द ब्रिटिश राज। जो ब्रिटिश राज के कॉलोनियल पोजेशंस थे, कॉलोनियल जहां जहां पे उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी जो बाद में आजाद हो गई, वही कंट्रीज कॉमनवेल्थ के पार्ट थे। They said being a part of this Commonwealth is the violation of our independence. In fact, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इसको डिफेंड किया। उन्होंने कहा तो पहली बात ये है किसी ने हमें फोर्स नहीं किया है कॉमनवेल्थ का मेंबर बनने के लिए, अपनी विल से बने हैं, और कॉमनवेल्थ के डिसीजन हम पे बाइंडिंग नहीं होते वहां पे। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ के अंदर सारे गरीब देश हैं, ठीक है, एंड दैट कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, जिसको कई बार कहते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन। नॉर्थ साउथ डिवाइड, नॉर्थ डेवलप, साउथ इज अंडर डेवलप्ड एंड लीस्ट डेवलप्ड एटसेट्रा, वो जो बात की जाती है नॉर्थ साउथ डिवाइड। तो दिस विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू अचीव इट्स ग्लोबल हाई ग्लोबल स्टैंडिंग। We can rally all the smaller developing countries behind us and truly become the leader of the global south.
राइट। तो उन्होंने डिफेंड किया कि वी आर अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ आवर ओन चॉइस, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया है, ना ही कॉमनवेल्थ के डिसीजन हम पे बाइंडिंग है, अगर हमें ठीक नहीं लगते हम नहीं मानेंगे उनको। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है फॉर इंडिया टू acquire its rightful place in the global community of nations as the leader of the global south, as the leader of the developing countries. And that is exactly what Commonwealth became for a long time. And अब तो इतनी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गई है, लेकिन उस समय ये बात जरूर उठी थी। ठीक है, तो सॉवरेन वर्ड का मतलब हुआ वी आर एक्सटर्नली फ्री, externally independent and internally free to take whatever decision we want to take, which according to us is conducive for our welfare and our development. Socialist word was added later by the 42nd Amendment Act 1976. देखो बेटा, कांग्रेस पार्टी का ना एक अवधि सेशन हुआ था, इसमें लिखा, नोट्स में लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं, 1955 में। उसमें एक रेजोल्यूशन पास की गई थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंडिया में टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। आप वर्ड सोशलिस्ट ना भी ऐड करते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देयर आर so many articles and provisions, especially in your directive principles, some are there in so few are there in fundamental rights also, that are oriented towards socialism. अच्छा, अब आप कहोगे सोशलिज्म की डेफिनेशन, बेटा सोशलिज्म की प्रॉब्लम पता है क्या है, जितने मुंह उतनी डेफिनेशंस, बट बेसिकली एक दो बातें कॉमन रहती हैं उन डेफिनेशंस के अंदर। वो क्या होगी भाई? सी, देयर इज समथिंग कॉल्ड सोशलिज्म में सबसे पहली चीज तो होगी ना इक्वालिटी, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, all are equal, सबका status equal है। But बेटा, if all are equal before law, does it essentially mean that all are equal? No. अंबानी जी और एक जो रास्ते में जो स्ट्रीट के ऊपर बेगर भीख मांगता है, वो क्या इक्वल है? इन द आईज ऑफ लॉ इक्वल है, बट शायद अब उस पर भी डाउट होता है कई बार, राइट? इन द आईज ऑफ लॉ इक्वल है, लेकिन बेटा आर दे एक्चुअली इक्वल? तो सोशलिज्म मीन्स नंबर वन, हालांकि इसकी बहुत डेफिनेशंस है, equality before law, which is a formal equality, everybody is equal in the eyes of law. अंबानी जी कुछ गलत करेंगे क्राइम, उनको भी सजा चलो मिलेगी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन है ना वो शेर गालिब का, दिल के खुश रखने को गालिब या ख्याल अच्छा है, राइट? चलो मिलेगी, होपफुली, राइट? तो उनको भी सजा मिलेगी, राइट? अगर उन्होंने गलत काम किया है, और अगर बेगर ने गलत काम किया है, वही गलत काम उसने किया, तो उसको भी सजा मिलेगी और सेम सजा मिलेगी। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, बट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ डज नॉट मीन ऑल आर नेसेसरीली इक्वल, वो तो नहीं मतलब बनता उसका, ठीक है? सो अ स्पेशल एफर्ट टू मेक द लेस इक्वल या द अनइक्वल लेस अनइक्वल। तो देखो, परफेक्ट इक्वालिटी तो नहीं आ सकती ना बेटा, वो तो कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है? मतलब equality before law तो है, but along with a special effort to make the unequal somewhat less unequal, and that the interest of the community, जो पूरी हमारी कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, that will always supersede the interest of the individual. मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा पूरी कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा। जो चीज एक इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद है लेकिन कम्युनिटी के लिए फायदेमंद नहीं है, वो नहीं, जो पूरी कम्युनिटी को फायदा देती है, दैट विल बी गिवन प्रेफरेंस एंड प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है? और बेटा, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं ना, तो कई बार ये कहा जाता है, अब आप मुझे यहां मत कहना एक्सप्लेन करने को, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। कई बार कहा जाता है इंडियन सोशलिज्म, जो इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म है, यार वर्ड सोशलिस्ट ना भी ऐड करते कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स और आर्टिकल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ऑलरेडी देयर। और अवधि सेशन में कांग्रेस ने कह दिया था, वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, राइट? कई बार कहा जाता है इंडियन सोशलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था। अच्छा, अब एक केस का नाम लिखो, जो आपके नोट्स में नहीं है। कौन से केस में? ये लिखा हुआ है आपके नोट्स के अंदर, दैट इंडियन सोशलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। ये अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बेटा, मार्क्सिज्म थ्योरी बड़ी एलैबोरेट है, मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक्सप्लेन करूंगा। इंडियन सोशलिज्म को ना कई बार कहा जाता है फेबियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म, दैट पार्ट विल टॉक अबाउट लेटर व्हेन आई कम टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट? बट इवन द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दिस, that Indian socialism is a combination of Marxism and Gandhism, and this was accepted by them in the case of Nakara versus Union of India,
1983. ये आप लिख लीजिए, आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है. So that Indian socialism is a version of it's a combination of, it's a blend of Gandhism and Marxism. This was even accepted by the acknowledged by the Supreme Court in the case of Nakara versus Union of India 1983. ठीक है, इस केस का नाम लीजिए. फिर वर्ड आता है आपका सेक्युलर. देखो बेटा, सेक्युलरिज्म के ना बेसिकली तो तीन मतलब होते हैं. सुनो, नो स्टेट रिलीजन, मतलब स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा. वी विल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट लाइक मेनी ऑफ द वेस्ट एशियन इस्लामिक स्टेट्स आर. वहां पे स्टेट का रिलीजन है, ठीक है. तो हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, थियोक्रेसी फ्रॉम द वर्ड रिलीजन एटसेट्रा. सो नो स्टेट रिलीजन, ठीक है. Religion will not have any interference in the affairs of the state. Number two, no discrimination on grounds of religion. No discrimination on grounds of religion. And thirdly, everyone has the right to pursue whatever faith they want to pursue. Freedom of religion तो है, ये सब चीजें हैं. What are the basic components of a secular polity? Secularism का basic मतलब क्या होता है? तीन मतलब होते हैं. No state religion. Religion will have nothing to do with state. सरकार के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी. No discrimination on grounds of religion, and everybody would have the right to pursue their own faith. But बेटा, कोई भी freedom complete थोड़ी हो सकती है, absolute थोड़ी हो सकती है. If you have the right to pursue your own faith and your faith is supporting some very decadent and anti-human practices, so state can regulate that. State can restrict that, like we have banned sati, like we have banned child marriage, like we have banned ट्रिपल तलाक. तो सेक्युलरिज्म का बेसिक मतलब तो यही है, ये तीन है आपके. बट ये राइट कंप्लीट, दिस इज द राइट टू परस्यू वंस फेथ इज नॉट अ, नो राइट कैन बी एब्सोल्यूट, राइट. It is subject to state regulation and particularly to check and to prohibit those practices which have come down to us since Hori past, which are decadent practices, which are anti-human practices, which violates human right, like sati is there, child marriage is there, triple talaq is there. ये सब बैन कर दिए गए हैं, आपके सामने है, ठीक है. Third thing what is mentioned is, देखो आ गया, सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक, ठीक है. अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? अब यहां ध्यान दो, नोट्स में हमने पढ़ लेना. डेमोक्रेटिक मतलब क्या हुआ यार? पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. व्हाट इज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स? भाई यहां पे तो कम से कम मैं भी अंबानी जी के बराबर हूं. वन मैन, वन वोट, वन वैल्यू. वोट तो वो भी एक ही दे सकते हैं, ठीक है. मैं भी एक ही वोट दूंगा. यहां तो बेगर भी इवन अ बेगर ऑन द स्ट्रीट्स इज द सेम एज अदानी, अंबानी एंड ऑल दोस बिग बिरलास एंड टाटास, एवरीवन, राइट. सो पॉलिटिकल राइट्स इक्वल. व्हाट आर पॉलिटिकल राइट्स? यूनिवर्सल, एडल्ट, फ्रैंचाइज, या कई बार इसको सफरेज भी कहते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, व्हिच मींस फॉर एग्जांपल इन इंडिया ऑल सिटीजंस हु आर अबव द एज ऑफ 18 are allowed to vote. They have the right to vote. ठीक है. This is mentioned in the constitution itself. ठीक है. चलिए आगे. Universal right franchise. Secondly, everybody has the right to contest elections. Barring that, you should be citizen of India. और वो कुछ एज रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. Those requirements are there, but everybody has the right to contest elections. Interestingly, our constitution does not just aim at political, ये तो political democracy है ना, सबकी राइट्स है वोट करने की, सबकी राइट है कंटेस्ट करने की. पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे हमारे यहाँ, 5-5 साल बाद होते हैं पीरियोडिक इलेक्शंस, वो होंगे, सब कुछ, वो सब कुछ है यहाँ पे इंडिया के अंदर. बट these are all elements of political democracy. अरे नहीं यार, we are not just aiming at political democracy, we are also aiming at social and economic democracy. Okay, which means, well, addressing the needs of the socially backward, and giving them special attention, and trying to eliminate economic inequalities in wealth, inequalities in income, and so on and so forth.
So we are not just trying to produce some kind of equality in the political sphere only. Okay, that is political democracy. We are also trying to, and you will understand these concepts of social economic democracy. या जैसे जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में जाएंगे, जैसे जैसे हम निकलेंगे उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, आपको ये सारी टर्म्स की, what are the provisions of the constitution? They are nothing but amplification. मैंने ये बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, ये वर्ड आप भी यूज करोगे, amplification. Amplification, whatever is mentioned in the preamble, in detail. करेंगे कैसे? Preamble एक सिविक पोइट्री है, उसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसको एम्प्लीफिकेशन कहते हैं. एम्प्लीफिकेशन कहां पे है? आर्टिकल्स के अंदर आपके हैं. सो वी आर नॉट जस्ट एमिंग एट द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एमिंग एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. देन वी शैल बी अ रिपब्लिक. रिपब्लिक क्या होता है? Where number one, the head of state is elected. ठीक है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंशिएशन की जाती है. हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट, हु इज द नॉमिनल हेड, सेरेमोनियल हेड कहते हैं ना, फॉर्मल हेड. रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, बट हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंट, इज इलेक्टेड. दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिकॉज देयर द हेड ऑफ स्टेट इज द क्राउन, the king or the queen, and which is a hereditary position. Okay, so England is a democracy but not a republic, because democracy तो है यार, बड़ी functioning democracy है, but it's not a republic. And it is, you know, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. Why is it that one of the most modern democracies in the world is still continuing with this ancient medieval institution of royalty over there, of the crown, kings and queens? इतनी मॉडर्न डेमोक्रेसी और अभी भी राजे रजवाड़े वहां पे चल रहे हैं, एंड दे आर गिवन द स्टेटस ऑफ हेड ऑफ स्टेट. रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट लाइक आवर, ठीक है, आवर प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, यू डोंट इलेक्ट हिम, ही इज इलेक्टेड बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, बाय एमएलएस एंड एमपीस, राइट, बट येट ही इज इलेक्टेड. एंड सेकेंडली, पब्लिक ऑफिसेस आर ओपन टू ऑल. अब पब्लिक ऑफिस बेटा इलेक्टेड भी हो सकता है. पब्लिक ऑफिस, सरकारी ऑफिस, मिनिस्टर वगैरह, ठीक है, और अपॉइंटेड भी हो सकता है. आप लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनोगे, ब्लेस यू ऑल, सब बनो, राइट. सो एवरीबडी हैज द राइट टू गेट इलेक्टेड आल्सो टू एनी पोजीशन. एवरीबडी हैज द राइट टू गेट अपॉइंटेड टू एनी पोजीशन, बट सब्जेक्ट टू, वेल, यहां पे क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है, और यहां पे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. ठीक, तो डिफिकल्ट एग्जाम अब क्या करें, करना तो पड़ेगा. ठीक है, तो बस यही है, पब्लिक ऑफिसर्स आर ओपन टू ऑल, बट बी प्रिपेयर्ड टू फेस द कंपटीशन, दैट्स ऑल. कंपीट करो, सबके पास राइट है आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर बनने की. एवरीबडी हैज द राइट. पब्लिक ऑफिसर्स आर ओपन टू ऑल. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अच्छा, अब यहां पे लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, चलो, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. देखो बेटा, सोशल जस्टिस तो मैं उसी तरह से बात करूंगा जैसे मैंने सोशलिज्म की बात की. सोशल जस्टिस इज बेसिकली इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, एब्सेंस ऑफ एनी, नोबडी विल बी गिवन एनी पर्टिकुलर प्रिविलेजेस, बट अ स्पेशल एफर्ट वुड बी मेड to improve the conditions of backward classes. That special effort could take the form of welfare schemes, it could take the form of some development programs, and it could take the form of affirmative action. Affirmative action, the legal term for reservation. Touchy, sensitive topic. We'll discuss about this in fundamental rights. ठीक है? So, you know, any which way, the idea behind social justice is कि भाई ठीक है, एक तो सारे equal हैं, equal तो है ही हैं. But just being equal does not mean that, in the eyes of law does not mean you're all equal. पहले भी बोल चुका हूं मैं. So, किसी को कोई special privileges नहीं मिलेंगे, privileges नहीं मिलेंगे किसी को. But some people, on account of their backwardness, can be given special assistance. Though that assistance can take the form of welfare schemes, development programs, advancement policies, etc., including affirmative action. मत लिखो बेशक अभी, आगे हमने वर्ड बहुत यूज करना है, आगे नोट्स में भी आएगा आपके. ठीक है, विच इज द मोर टेक्निकल लीगल टर्म फॉर रिजर्वेशंस. ठीक है, फिर बात करता है इकोनॉमिक जस्टिस की. इकोनॉमिक जस्टिस का पहला मतलब तो यही होता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन डन बाय द स्टेट
ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। अमीर गरीब के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, जो गरीब है उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल एफर्ट, मतलब a special effort to improve the conditions of and to bridge the gap between the rich and the poor and to reduce the disparities in income and wealth. One, no discrimination on grounds of class. Number two, eliminating economic inequality. If not eliminating, वो बहुत मुश्किल है, at least reducing them to the extent it is possible. We must do so. Economic inequalities must be reduced. The inequalities in access to income and wealth and the means of production, इसको रिड्यूस करना है। और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इकट्ठे क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वो कहते हैं ना, या कई बार रीडिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, बात एक ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नो मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड वेल्थ एंड इनकम इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन अ फ्यू हैंड्स। अब वो होता नजर आ रहा है, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, राइट। वर्ल्ड ओवर, इंक्लूडिंग इन इंडिया, you've seen the economic conditions, right? But then the constitution says that we will not allow this to happen, and that is why social and economic justice together, they form the concept of distributive justice or redistributive justice. That's why the people who are richer, they are taxed at a higher level. The luxury items are taxed at a much higher level. Those big luxury cars, German triples को कहते हैं ना, Mercedes, BMW, Audi, वो जो तीन जो जर्मनी की मैन्युफैक्चर्ड कार्स हैं, रोल्स रॉयस एटसेट्रा, ब्रिटिश, दे आर टैक्स्ड एट अ मच हायर लेवल, ठीक है। और उस टैक्स कलेक्शन से द गवर्नमेंट नेचुरली देन फाइनेंसेस प्रोग्राम्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टुगेदर फॉर्म द होल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस तो बेटा वही बात हो गई डेमोक्रेसी की, जो मैंने बोला था आपको, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस, यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, पॉलिटिकल जस्टिस। अब उसके बाद आता है आपका लिबर्टी, थॉट। सोचने पे तो यार, सोचने पे तो कुछ सुनता थोड़ी है, जो मर्जी सोच लो। थॉट, एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आपकी आर्टिकल्स 25 से लेके 28 फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन है, ठीक है। हो गया क्लियर? लिबर्टी, देखिए बेटा, लिबर्टी में राइट्स तो आती हैं, लिबर्टी में आपको राइट्स देनी पड़ेंगे। लिबर्टी किस चीज की लिबर्टी? देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, सारी है ये लिबर्टी आपको, ठीक है। राइट्स है, बट राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मैंने पहले भी बोला, दे आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, और इंडिया के अंदर ना बेटा एक छोटी सी चीज, ध्यान से सुनना आप जरा। नेगेटिव लिबर्टी वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी, हम दोनों पे फोकस करते हैं। नेगेटिव क्या होता है? आर्टिकल 19 कहता है स्टेट कैन नॉट स्टॉप यू एंड कैन नॉट इंटरफेयर इन योर राइट टू, फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट throughout the country. You can move, but you know naturally in certain areas of tribals and Andamans, वहां पे आपको restricted होती है मूवमेंट। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हर चीज पे होगी। You have the right to move. मतलब एक सड़क है, person is standing here, person A is asked, yeah go, this is point B, कोई रोकेगा नहीं आपको, सड़क है, जाओ, यहां से यहां जाओ। The state will not interfere in that, ठीक है। हम पीछे हैं, पीछे खड़े हैं, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दिस एट ऑल। But this person says, dear government, I am disabled, how do I reach? You know you've given me the right to movement, but I cannot exercise it. The right to movement given was given negative to enable the person to actually exercise that right. Possibility. So we are not just giving rights to people. The state also has to shoulder the responsibility of enabling those people who are not in a position to exercise their rights to be able to exercise their rights. आप एक बात बताओ, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है,
if I ask you to express yourself on the foreign policy of India, आप कहोगे यार मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझसे क्या पूछ रहे हो? सरकार ने तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दिया, बोलो जो मर्जी फॉरेन पॉलिसी पे, पर मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं कैसे बोलूं? मुझे कुछ पता ही नहीं है व्हाट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल अफेयर्स, मुझे तो पता ही नहीं है नेशन स्टेट्स क्या होती है। आई डोंट नो व्हाट इज सार्क एंड व्हाट इज एससीओ एंड व्हाट इज नैम एंड व्हाट इज कॉमनवेल्थ एंड व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस, मुझे तो पता ही नहीं है। हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑन दीज थिंग्स? आई कैन ओनली व्हेन आई एम एजुकेटेड। So freedom of expression, state will not interfere in freedom of expression. Of course, there can be reasonable restrictions. You cannot engage in hate speech. वो नहीं हो सकता, right? You cannot, generate feelings of animosity by saying things against a particular religion. वो नहीं कर सकते. But मेरे पास, मैं क्या बोलूं, अनपढ़ आदमी हूं भैया, ठीक है? I cannot exercise my freedom of expression on commenting on political issues, important social issues, economic issues. मैं नहीं कर सकता. मैं तो अनपढ़ हूं. तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? To provide right to education, so that this right to freedom of expression, liberty of expression becomes actually available. Negative liberty तो बेटा यही होती है, हमने आपको दे दी बस. Positive होती है the state's responsibility to enable people come to a position where they can actually enjoy and exercise those rights. ठीक है? एक कोई पब्लिक बिल्डिंग है जहां पे कोई भी जा सकता है, ठीक है? सरकारी ऑफिस है, कोई भी जा सकता है, बड़ी बिल्डिंग है, अगेन अ डिसेबल्ड पर्सन कम्स, सरकार कहती है जा सकते हो, राइट टू मूवमेंट है, जाओ, सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर बने किस लिए? हमारे लिए बने, कैन एक्सेस सर्विसेज फ्रॉम देयर, राइट? पर डिसेबल्ड पर्सन कम्स इन अ व्हील चेयर एंड देयर इज नो रैम्प, ओनली स्टेयर्स आर देयर. अब कैसे जाएगा बेचारा? सरकार कह रही जाओ, हम नहीं रोक रहे, गो इनसाइड. नेगेटिव लिबर्टी. मेक अ रैम्प हियर, मेक हिम एक्सरसाइज दैट राइट, इनेबल हिम टू डू दैट. लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता एब्सेंस ऑफ कंप्लीट रिस्ट्रेंट्स, वो तो बिल्कुल नहीं. बिकॉज अगर कंप्लीट रिस्ट्रेंट्स खत्म हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, फिर तो बेटा इतने लड़ाई झगड़े होंगे, कोई भी अपनी राइट एंजॉय नहीं कर पाएगा. सम रिस्ट्रिक्शंस विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है? अच्छा बेटा, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना फिर से दोबारा ना थोड़ी सी ना हल्की सी रेपिटेशन आ जाती है, क्योंकि हमने यहाँ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर ली, अब यहां पे फिर से आ गया जैसे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओहो. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. द रेस ट्रैक, 100 meters race between a cheetah and an elephant. Starting point, end point. दोनों यहां से शुरू करेंगे. I can tell you one thing, that before even the race commences, you know who will be the winner. But होता है ना, रेस तो यार दोनों लोगों को एक जगह से ही स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है? तभी तो इक्वालिटी होगी. Does it seem like an equal competition? Do you think that the elephant has any opportunity to win this race at all? Not for a second. Now, how do I equalize the opportunity? मैं थोड़ी सी discrimination करूंगा, but that is not bad discrimination. That is called positive discrimination. I will allow the elephant to start from the 50-meter mark. अब चीता कहेगा यार ये क्या कर रहे हो? ये तो this is violation of equality. No, not violation of equality. This is equalization of opportunity. Now, at least, हो सकता है फिर भी चीता ही जीत जाए यार. At least the elephant, when he starts from 50 meters, कम से कम now he has a fighting chance. और थोड़ा बहुत fighting chance तो है कि कोई शायद धक्का धुक्का लगा के, मतलब कोई प्रैक्टिस करके निकल जाए आगे. Right? What have we done over here? Now this competition looks to be somewhat equal. ये तो equal था ही नहीं, because here opportunity belonged only to cheetah. बिल्कुल नहीं यहाँ पे. When you allow the elephant to start from here, बेटा बस यही philosophy है. Affirmative action, reservation, concessions given to poorer people, schemes for vulnerable sections, benefits which are given to the most backward, which are not allowed to the upper classes and upper sections. The philosophy is this only. We are equalizing. Somebody would say it is discrimination. Yes, it is, but it is positive discrimination. To do what?
वी आर नॉट सपोज टू जस्ट दिस, ये होती है फॉर्मल इक्वालिटी, दोनों एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। ये होती है यार इक्वालिटी शुड बी देयर इन नॉट जस्ट फॉर्म बट इन सब्सटेंस। ये होती है सब्सटैंटिव इक्वालिटी, ठीक है। यू नो कोई कहेगा ये तो इनइक्वालिटी भी तो होगी ना। हाँ, वी हैव प्रैक्टिस्ड इनइक्वालिटी, formal, we have violated formal equality to promote substantive equality. We have compromised somewhat with equality before law to promote equality of opportunity. This example I've given is the whole basis of understanding all kinds of special provisions that we have in our country, vulnerable sections, for the backwards, for the SCs, STs, including reservation policy, affirmative action, equalization of opportunity also. Are we clear up to this point? Let's hope you are. ये बेटा equalization opportunity ना अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको और, because this is something which becomes more clear when I come to reservation debate in fundamental rights chapter. हाँ बेटा, why, अब एक मिनट, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है why socialist and secular words were added later. बेटा चैप्टर कंप्लीट कहाँ हुआ है अभी, आज तो शुरुआत ही हुई है, बात करेंगे इसकी हम, ठीक है। आज बात नहीं हो पाएगी, कल बात होगी। चलो ओके, दिस मच इज क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा आगे क्या लिखा है हमारे प्रियम्बल में, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। Can there be brotherhood without dignity? Can there be brotherhood inside the country? That all people treat them, each other as their brothers and comrades, as their brothers in arms, ancestors, and so on and so forth. Unless everybody is treated with the same level of respect and dignity. बेटा हमारे देश में ब्रदरहुड की फीलिंग कहां से आएगी if you routinely see, अभी पिछले 3-4 दिनों में यार दलित्स के साथ जो हुआ है इंसिडेंट्स, somebody throwing a shoe at the Chief Justice of India and somebody being lynched in UP, and then an IPS officer, a Dalit IPS officer committing suicide. I mean, you know, these are some very horrible and horrifying incidents here. I mean, it shocks your conscience completely. क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यही हो ना बेटा, फ्रेटर्निटी को डिग्निटी के साथ क्यों जोड़ा गया है। ब्रदरहुड की फीलिंग तब आती है when everybody is treated with the same degree of respect and dignity. Even Supreme Court कहता है भैया right to dignity is a part of right to life. आपके 51A, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज वाला आर्टिकल है, वहां पे लिखा हुआ है everybody's duty is to shun those practices which are insulting and derogatory to women. जो women की dignity को hurt करती हैं वो practices नहीं करनी है, ये आपकी ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। कहने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है हमारे प्रीएम्बल में। और जब तक एवरीबडी इज नॉट गिवन द सेम लेवल ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, दिस कैन नॉट कम। ओके, व्हाई फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी आर जॉइंड टुगेदर? बिकॉज फ्रेटर्निटी डिपेंड्स अपॉन डिग्निटी, इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू ऑल, ठीक है। उसका क्या लिखा है, यूनिटी, but integrity was added later, ठीक है। See, unity normally means it's a territorial concept, territorial idea. ये देश की बाउंड्रीज एक है, ये अब कोई और इन्वेड नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता हमसे, ये टेरिटोरियल आइडिया। इंटेग्रिटी इज द आइडिया ऑफ इंडिया। अब आपको ये क्या है, द आइडिया ऑफ इंडिया। वी मे लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। I was born in Amritsar, raised in Chandigarh, and then I worked for a long time in Delhi. ठीक है, तो what am I? I'm a teacher also. पंजाबी हूं, कोई कन्नड़ा है, कोई केरलाइट है, कोई उड़िया है, कोई असमीज है। Integrity means the feeling of oneness. Before you think of yourself as a Punjabi, as a Kashmiri, as a person from Bihar or Tamil Nadu or any other state, you first see yourself as an Indian. उसके बाद आपकी जो बाकी आपकी पहली आइडेंटिटी, तो पहली आइडेंटिटी तो मैं मानता हूं ह्यूमन हुआ, ठीक है, होमोसेपियंस है, वो तो चलो अलग बात है, ठीक है। तो बट द फर्स्ट आइडेंटिटी इज वी आर ऑल इंडियंस। Then we can, look at the other sub-identities like I belong to this religion, this caste, that linguistic group, this linguistic group, that region, this language, that language. वो सब बाद में,
ठीक है, यूनिटी, टेरिटोरियल यूनिटी, ये नहीं हम तोड़ने देंगे अब. इंटेग्रिटी, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन कॉमन आइडेंटिटी, वन कॉमन अम्ब्रेला ऑफ इंडियननेस. ओके, समझ आ गया है बेटा? प्रीति गुप्ता जी, एनसीईआरटी 11-12 की मैंने कल भी बोला था, कल नहीं थे क्लास में आप? आर वी क्लियर फॉर दिस पॉइंट? ठीक है, ऑल इज क्लियर. ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं, डाउट्स कर लूंगा, डोंट वरी. ऑल राइट बच्चों, ओके, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर टुडे. आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय.